ग्रेट। तो आज धीरे धीरे करके हम क्लास 10th पे पहुंच गए। और इस क्लास का मकसद ये है कि हम एक बार ये देख लें कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था, क्विकली उसको रिवाइज कर लें और आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी, कन्वर्सेशन जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी, सेइंग नो इज ए लाइफ स्किल विच कैन बी लर्न। यानी कि जो हम लोगों को ना कहते हैं, ना कहने में बड़ा जोर आता है, हम बहुत जल्दी से नहीं कह पाते, वो एक स्किल है। जैसे कि सिंगिंग एक स्किल है, टैली सीखना एक स्किल है, जैसे कि कार चलाना एक स्किल है और वो सीखा जाता है। ऐसे ही ना कहने का एक स्किल है जिसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको सीख जाओगे। और सिर्फ ज्ञान के रूप में अगर लोगे तो सिर्फ इसकी अवेयरनेस में आओगे कि भाई मुझे इसके बारे में पता है, बट उसका कोई यूज नहीं है। इसीलिए हमने लास्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी, क्योंकि सीएसई अप्रोच क्या कहती है कि पहले क्लैरिटी लाओ, फिर एक्शन में जाओ और फिर करेक्शन करो उसके अंदर। तो ना के मतलब में दो रूल बनते हैं। पहला रूल बनता है एज ए ह्यूमन, ह्यूमैनिटी के पॉइंट से। दूसरा रूल बनता है बिजनेस पॉइंट से। यानी कि अगर लड़की ना कहती है तो उसका मतलब ना ही होता है। यानी कि एज ए ह्यूमन हम पर्सनल रिलेशन में जहाँ हैं, वहां पे अगर कोई ना कह रहा तो उस ना का मतलब ना होता है। बट बिजनेस में कोई ना कह रहा है उसका मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो उसके साथ कुछ और कम्युनिकेशन किया जाए, उसके साथ किसी और तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड की जाए, उसके साथ कोई और अवेयरनेस का कैंपेन या उसके साथ कनेक्टिंग रहने का कुछ ना कुछ कैंपेन रखना चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी कि जो ये प्रॉब्लम है जहाँ पे हम ना नहीं कह पाते, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों ही लाइफ में सिर्फ मोटा मोटा दो कैटेगरीज में हमने बांटा कि वो दो कैटेगरीज कौन सी है जहाँ पे हम ज्यादातर नो नहीं कह पाते। पहला, जहाँ पे इंसान हमारे टाइम को, हमारी प्रेजेंस को, हमारी कंफर्ट को इम्पेक्ट करता है। यानी कि जहाँ हमें लगता है कि यार ये मेरे कंट्रोल की चीज है, मेरा कंफर्ट है, मुझे जाना है कहीं पे, कोई बंदा कह रहा है कि चलो मूवी देखने चलते हैं, मैं पैसे दूंगा, है ना। और आपको लगता है कि मुझे शाम को काम करना है, आपका टाइम चाहिए उसको, आपकी प्रेजेंस चाहिए, वो आपके कंफर्ट को तोड़ना चाहता है। तो वो एक सिचुएशन बनती है। दूसरी सिचुएशन जो सब लोगों के साथ बनती है वो है मनी और एसेट से रिलेटेड, जहाँ लोग आपसे वैल्यूएबल आइटम्स की उम्मीद करते हैं कि भाई मेरे को कुछ पैसे दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे ये चीज दे दे। ये सिचुएशंस ज्यादातर प्रोमिनेंट हैं कैटेगरीज के वाइज। फिर हमने बात की थी कि क्यों नहीं बोल पाते नो, क्योंकि कुछ बिलीफ सिस्टम है जिन बिलीफ सिस्टम की तरह से हम अटके पड़े हैं। और वो बिलीफ सिस्टम ही हमें राइट डिसीजन नहीं लेने देते। हमने लास्ट टाइम ये भी बात की थी, पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमें एल्डरली पीपल की एडवाइस के ऊपर फोकस ना करके मैच्योर लोगों की एडवाइस को कंसीडर करना चाहिए। अगर वो वाली लाइन आप लोगों को याद है तो एक बार चैट बॉक्स में बोल दो यस। इसके दो फायदे हो जाएंगे। एक तो मुझे पता लग जाएगा कि आपका चैट बॉक्स चल रहा है, और दूसरा ये भी एहसास हो जाएगा कि आपको पहली क्लास की बात याद है। तो मैंने आप लोगों को एक बिलीफ दिया था उस टाइम पे कि हमें एल्डरली पीपल की एडवाइस पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस एंड मैच्योर पीपल्स की एडवाइस को कंसीडर करना चाहिए। वो एक्सपीरियंस और मैच्योर किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, और उसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो जब वो बिलीफ आपको दिखाया गया तो आपको एक नया थॉट मिला कि यार ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। तो ऐसे ही आपके पास कुछ पुराने बिलीफ हैं जो आपको ना कहने में रोकते हैं। जैसे कि कोई दूसरा बंदा मुझे, है ना, रूड ना समझ ले, सेल्फिश ना समझ ले, है ना, दूसरा कहीं अपसेट ना फील हो जाए, कहीं दूसरे से रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, या दूसरों की मदद करना भी तो अच्छी बात है। तो ये वाले जितने भी बिलीफ हैं ये आपको रोकते हैं ना कहने से। इन बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा, इन बिलीफ को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी बन गए हो, जहां पे आप लोगों को खुश करने के लिए, लोगों से अच्छा सुनने के लिए आप, वो कहते हैं ना, दर्द का घूंट पीते रहते हो। आपका सेल्फ लव, आपका फैमिली लव, आपका वर्क के प्रति लव बहुत कम है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अगर दूसरों के पास अधिकार है कुछ मांगने का, कुछ एक्सपेक्ट करने का, कुछ आपसे चीज लेने का, तो आपके पास भी एक अधिकार है, राइट टू रिफ्यूज का। कि आपके पास अधिकार है कि भाई मेरे को नहीं देना तो मना कर दो। बट हम अपने राइट टू रिफ्यूज के ऊपर कभी वैल्यू ही नहीं कंसिडर करते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम छोटे ना हो जाए, दूसरों के लिए कुछ दिक्कत ना हो जाए। फिर हमने बात की थी, अगर आप ना कहना सीख लेते हो
ये शॉर्ट टर्म में तो आपको हीरो बनाता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको ये सच में स्ट्रॉन्ग लेकर जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, जब आप ना कहते हो लोगों के साथ, तो छोटे टाइम के लिए तो आपको लगता है मैं अच्छा बन गया उसकी नजर में, बट आपको नहीं पता वो आपके लिए दिक्कत थी। आपको बहुत सारा समय बचता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपको एक्चुअल में रेस्पेक्ट मिलती है। प्लस ये सबसे खास चीज थी इस पूरी कन्वर्सेशन की, कि चेक करना है नो कहने से पहले 3 लेवल पे, कि ये नो जो हम कह रहे हैं ये सच में नो कहने लायक सिचुएशन है, या यहाँ पे यस कहना चाहिए था। तो पहला था कि जब आप किसी को यस कहते हो, तो क्या आपको फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है? अगर आपके पास आती है, इसका मतलब आपने यस ठीक कहा। या आपको लगता है कि यार इसको यस तो कह दिया, बट इस यस में ना प्रेशर आता है, बर्डन आता है, पेन आता है, कि यार किसी ने कहा यार मैं है ना आज रात अब तेरे घर पे आता हूँ मिलने, पर आपको ऑलरेडी कहीं प्लान था जाने का, बट आप शर्मा शर्मी में मना नहीं कर सकते। तो आपने उसको जब यस कहा ना, तो आपके दिमाग में ना प्रेशर आया कि अच्छा चल आ जा यार, तूने बोला ये कहीं ना कहीं पे हम कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे। तो वो जो यस है, वो कहीं ना कहीं आपका यस नहीं था, वो नो होना चाहिए था। दूसरा, चेक करो कि वो आपके वैल्यू सिस्टम या आपके कमिटमेंट के साथ मैच करता है नहीं करता है। तीसरा, चेक करो कि वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप की कैटेगरी, जो पर्सन है बंदा, वो आपकी क्लोज रिलेशनशिप की कैटेगरी में आता है, कैजुअल की कैटेगरी में आता है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जहां से आपको पता लग जाएगा कि जिस बंदे के साथ आप कनेक्टेड हो, जिस बंदे को आप कहना चाह रहे हो यस या नो, वो वाजिब है या नहीं। आपने कहा जी पता कर लिया योगेश जी, किसको कहना है किसको नहीं कहना है, कहीं कैसे क्या बोले। तो ये क्रक्स था जो लास्ट क्लास में मैंने बोला था आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये ज्ञान बनकर रह जाएगा, अवेयरनेस बनकर रह जाएगा, जिससे ज्यादा बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो आपको अगर बदलाव लाना है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर कर आना है। तो प्रैक्टिस कैसे होगी, कि सबसे पहले तो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर नो, विदाउट फेक होप और प्रोमिसेस के साथ, बड़ा पोलाइट वे में अगले बंदे को मना कर दो कि यार नहीं ये नहीं हो पाएगा। और आपका 60-70% ये पहली ही सिचुएशन चलेगी लोगों के साथ में। दूसरा है थॉटफुल से नो, जहां आपको पता है कि यार मेरे को ना जो कहना है ना, थोड़ा सोच समझ कर कहना है, एकदम से उसको ना नहीं कहना है, तो थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाना है। तो वो जो दिमाग लगाना, वो कैसे क्रिएट होगा आपके लिए, कि आप एक तो कभी भी सॉरी नहीं बोलोगे। लास्ट क्लास में जब हमने प्रैक्टिस की थी, ट्राई किया था, तो हमें समझ में आया था कि भाई सॉरी नहीं से शुरू करते हैं थैंक यू से। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, थैंक यू फॉर एक्सपेक्टिंग मी, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी दिस थिंग। और फिर आपकी जो सिचुएशन है, जो आपका रीजन है, उसको इमोशन के साथ उसको बताओ। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, कोई रिकमेंडेशन दे सकते हो, तो आप उसके बारे में चर्चा करो। तो अगर आप लोगों को याद है या आपने रिकॉर्डिंग देखी है, तो ये वाला डिस्कशन हमने थोड़ा ज्यादा किया था, क्योंकि एक्चुअल में जूस जो है ना, वो ये है जिसके ऊपर आपको जान लगानी है। फिर हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। फिर हमने बात की थी पिछली क्लास में हाउ टू गिव फीडबैक। 3 पावर प्रिंसिपल्स की हमने बात की थी फीडबैक के टाइम पे, क्योंकि लोग फीडबैक नहीं देते, वो जजमेंट देते हैं, वो क्रिटिसिज्म देते हैं, वो उल्टी कर देते हैं अगले के सामने। उसको पता ही नहीं कि यार हमें इसको ना बोलने का एक तरीका सीखना है, जैसे ना कहने का एक तरीका है, ऐसे ही फीडबैक देने का एक तरीका है। तो 3 बातें क्या थी, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। पहला, एज ए ह्यूमन एक रूल है क्या, कि हर ह्यूमन अपना एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन या जो ग्रेटिट्यूड है वो सबके सामने चाहता है। वो चाहता है कि यार मुझे पब्लिक में शाबाशी मिले, ये ह्यूमन नेचर होता है। और जो भी सुधार बताना है, जो भी आपको डांटना है, जो भी उसको समझाना है, उसकी कोई कमी दिखानी है आपको, तो वो आपको 1 to 1 में दिखानी है, ना कि सब लोगों के सामने, क्योंकि कोई भी इंसान ह्यूमिलेट नहीं होना चाहता किसी दूसरे के सामने, है ना। तो आपका जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना है, वो उसको 1 to 1 में बताना है, और उसकी तारीफ जो करनी है वो सबके सामने करनी है। इस रूल को ना गांठ बांध लो, ये आपकी जिंदगी में लोगों को अट्रैक्ट करेगा, आपको समझाए। दूसरा, डोंट यूज द फ्रेज ऑफ बट। आपको बट यूज नहीं करना है, क्योंकि बट से पहले वाली बात जीरो हो जाती है ना। कि जैसे अगर मैं बोलूं नितिन जी आप बड़े मेहनती लड़के हो, है ना, आप कोशिश भी कर रहे हो लाइफ में कुछ ग्रो करने की, आगे जाने की, बट आप है ना सिंसियर नहीं हो। तो अब जैसे ही मैंने बट कहा, उससे पहले वाली जो बात थी ना वो सारी जीरो हो जाती है, क्योंकि बंदा बट के साथ है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है। हमें फोकस वहां पे क्या करना है, एंड के साथ रिप्लेस करना है। और ये शब्द, क्या मैं आपको कोई आइडिया सजेशन दे सकता हूँ जो आपके लिए यूजफुल है, या मैं एक इनपुट देना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ मी।
मेरे को एक ना आपके अंदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीज बताऊं जो आपके लिए ठीक हो सकती है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ फ्रेज अपनी लाइफ में एज ए हैबिट बिल्ड कर लेना है। जैसे कि आप मेरे से बात करते हो और मैं बोलता हूँ कैसे हो, तो मैं बोलता हूँ बहुत खुश हूँ या बहुत ना मेहनत प्रोग्रेस पे हूँ। तो कुछ इस तरीके के फ्रेज आपको अपनी लाइफ में एज ए हैबिट लाने पड़ेंगे जब भी आप किसी को कोई सुझाव देना चाहते हो। और तीसरी चीज, यूज दी शिट सैंडविच। ये बहुत बड़े एक बुक में हमने पढ़ी थी, दो तीन जगह पे हमने देखा था कि जब भी आप किसी को फीडबैक देते हो तो पहले उसको एक्नॉलेज करो, अप्रिशिएट करो, ग्रेटिट्यूड दो, यानी कि पहले पॉजिटिव बात करो, फिर उसके बाद उससे बात करो आप सोई की स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, और फिर उसके बाद वापस से बात करो पॉजिटिव की, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन में आपको एज ए सैंडविच उसको देना होता है। और फिर हमने इसकी भी प्रैक्टिस की थी उस दिन क्लास में, इसके बारे में भी फोकस किया था क्योंकि ये भी ज्ञान लेने लायक के साथ साथ इम्प्लीमेंटेबल है पूरा। और फिर हमने बात की थी यहाँ से, हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को ना आज यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि कुछ लोग इस टॉपिक के बाद चले गए थे। तो मैं आप सब लोगों से 1 मिनट सिर्फ ये चाहूंगा कि लेट्स डू 2 मिनट मैगी, ताकि हम अपने आप को अलाइन कर सकें जिस स्थिति जहाँ पे हम बैठे हैं जिस तरीके से। राधा जी प्रणय नहीं आए हैं, अगर आपका फोन लग जाए तो उनको आप उठा सकते हैं। हाँ, मैंने कॉल कर दिया। ही इज़ ट्रैवलिंग, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके नेटवर्क इश्यू की वजह से। ही विल सी रिकॉर्डिंग। ग्रेट। तो आज सिर्फ हम एक प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण। मेरा थॉट सिर्फ यही कहता है कि आप जैसे सुबह उठते हो तो कुछ ना कुछ ब्रीदिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप प्राणायाम करो, वो ब्रीदिंग पे फोकस करो, ओम का उच्चारण करो। कुछ ना कुछ 100% सुबह के टाइम आपको करना चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने में मदद करता है। और उस टाइम पे आपको वो चीज सोचनी है जो आप लाना चाहते हो, कोई अफर्मेशन, कोई आपका विजन, कोई आपका गोल, ताकि आप उसको और धीरे धीरे बिल्ड कर सको। ठीक है जी, तो जहां जिस स्थिति में है बैठ जाए और एक ओम का लंबा उच्चारण करेंगे 3 बार। 1 2 एंड गो। ओम। एक बार फिर। ओम। बहुत ही बढ़िया। लास्ट बार। ओम। बहुत ही बढ़िया। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं फ्रेश तरीके से, और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि टास्क डेलीगेशन कैसे करते हैं। अगर आपके पास टीम है या टीम नहीं है, किसी इंसान को जब आप काम बता रहे हो, तो ये टास्क डेलीगेशन कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अकेले कब तक अपना दिमाग लगाओगे, तो कहीं ना कहीं तो आप अपनी टीम को मजबूत बनाओगे ना। तो टीम को मजबूत बनाने का तरीका क्या है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट, लर्न हाउ टू मैनेज सेल्फ, देन लर्न द टीम मैनेजमेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपने आप को मैनेज करना, उसके बाद बारी आती है टीम को मैनेज करने की। तो जो मैं आपको ये टूल दे रहा हूँ, जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सेल्फ मैनेजमेंट के लिए या टाइम मैनेजमेंट के लिए या डिसीजन मेकिंग का एक बहुत बेहतरीन टूल है। टूल किस काम आते हैं, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी, टूल आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं, चीजों को फास्टेस्ट वे में डिसीजन लेने में, प्रोग्रेस करने में मदद कर कर जाते हैं। तो हमने एक टूल की बात की थी, डायरी एंड पेन की। तो ऐसे ही आज हम जिस टूल की बात कर रहे हैं वो है वर्किंग से रिलेटेड। यानी कि आप कैटेगराइज करो अपने कामों को, क्योंकि आपके दिमाग में आते हैं बहुत सारे विचार। तो इन विचारों को कहाँ कहाँ पे आपको डालना है, किस तरीके से क्रिएट करना है। जो काम आपको लगता है अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मेरे को अपने बैंक का नाम चेंज कराना पासपोर्ट से जाने के से पहले अर्जेंट था और इम्पोर्टेंट था, तो मुझे खुद करना था, मैं खुद करने चला गया। दूसरा, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट है, किसी इंसान को मेरे से मिलने आना था, मैंने कहा यार आज मत आओ, शाम तक आ जाओ या कल सुबह आ जाओ। तो वो क्या होगा, इम्पोर्टेंट था,
स्किप नहीं कर सकता था, बट उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, उसको एक शेड्यूल में डाल दिया। तीसरी कैटेगरी होती है कि इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बट अर्जेंट है। चेक हमारे पास आ रखा है क्लाइंट का, वो चेक मेरे को बैंक में ड्रॉप कराना है, तो जरूरत थोड़ा है मैं ही लेकर जाऊंगा। अर्जेंट तो है ही, जितना जल्दी डालेंगे उतने जल्दी पैसे आएंगे हमारे पास में। बट वो डेलीगेट किया जा सकता है, तो वो किसको दे दिया, टीम को। और ना ही कोई अर्जेंट है और ना ही वो इतना इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बात की थी कि मेरे को एक मूवी देखनी है, इतनी अर्जेंट नहीं है कि देखनी है आज के दिनों में, और ना ही इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। देखेंगे जब देखेंगे, क्यों दिमाग लगाना उसके ऊपर। तो आपको अपने कामों को इसी तरीके से कैटेगराइज करना होता है, इसी तरीके से देखना होता है। और यहां से एक चीज निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है, जब भी आप काम डेलीगेट करोगे तो आपको ये हैबिट बिल्ड करनी है, ये चीज चेक करनी है कि क्या ये रिपीट नेचर का काम है। क्योंकि अगर ये आपका रिपीट नेचर का काम है तो ये आपकी एसओपी शीट जो आप अपनी बना रहे हो ना, जो क्रिएट कर रहे हो एक स्ट्रक्चर डिजिटल एसेट, उसके अंदर जाएगा। तो हर चीज जो आप डेलीगेट करोगे उसके नेचर को चेक करोगे और उसको धीरे धीरे अपनी डिजिटल एसेट की तरह बनाओगे और स्ट्रॉन्ग तरीके से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओगे। इसके अलावा हमने बात की थी हाउ टू असाइन टास्क। असाइन कैसे करना है इसको बड़ी अच्छे से समझ लो। फर्स्ट, यू हैव टू बी क्लियर कि आप जिन लोगों को काम असाइन कर रहे हो उनका रोल क्या है, उनके गोल्स क्या है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यानी कि जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनकी आपको एक शीट बनवानी है जिसके अंदर कम से कम 100, 125, 150 जो काम करते हैं डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे, उसकी लिस्ट बनानी है। क्योंकि कैसे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी, हाउ, क्योंकि ये तो ज्ञान है। इसके ऊपर एक्शन क्या है कि आपको डेली, वीकली, मंथली बेसिस की रिपीट टास्क की लिस्ट बनानी है, चेकलिस्ट की लिस्ट बनानी है। क्या प्रोसेस होता है किसी चीज को करने का, उसको डॉक्यूमेंट करता है। जितना ज्यादा इसको आप लिखोगे उतनी ही आप अपनी लाइफ को आसान बनाने वाले। क्योंकि आपको माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाना है कि कौन सा फिनाइल यूज किया साफ करने के लिए, कौन सा पोछा यूज किया, कितनी बार पोछा हुआ, झाड़ू हुआ, इसके ऊपर नहीं जाना ऑफिस क्लीनर या हाउसकीपिंग की टीम ने। आपने माइक्रो इंस्ट्रक्शन बना दी और उसको ट्रेनिंग दे दी। यानी कि आपको माइक्रो लेवल पे इंस्ट्रक्शंस और सिस्टम्स बनाने हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी क्या है, व्हेन असाइनिंग एनी टास्क टू टीम मेंबर्स, देन आस्क थ्री थिंग्स। इसकी आपको हैबिट करनी है। क्योंकि इस पूरी क्लास में ना इम्प्लीमेंटेबल चीजें बहुत सारी हैं, जो आपकी लाइफ को आसान बनाएंगी। क्या है कि आप टीम को जो काम असाइन करते हो तो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, कि क्या समझ में आया, यानी कि यू आर आस्किंग देम अगेन। यानी कि जो उनको समझ में आया आप उसको रिकन्फर्म कर रहे हो कि भाई क्या समझ में आया। और आप कब तक करके मुझे बता दोगे, यानी कि यहाँ पे आप उसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो, रिपोर्टिंग ले रहे हो कि भाई आप कब तक मुझे बता दोगे, 2 बजे तक, 4 बजे तक। तीसरा, इफ फाइंड एनी डिफिकल्टी, गेट हेल्प फ्रॉम XYZ। अगर कोई भी दिक्कत आए तो इस कंसर्न बंदे से बात कर लेना, ये आपकी मदद कर देगा इस काम को करने में। तो आपके कन्वर्सेशन में असाइनिंग के टाइम पे रिकन्फर्म करना कि उसको क्या समझ में आया, अकाउंटेबिलिटी देना और सपोर्ट सिस्टम देना, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, रिमाइंडर सीक्वेंस। क्योंकि एज ए ह्यूमन हम बहुत बार चीजें उस तरीके से नहीं करते जो हमारे कमिटमेंट होते हैं, प्रॉमिस होते हैं। तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू, मेलर के थ्रू और SMS के थ्रू उस बंदे को रिमाइंड जरूर दिलाना है। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में चीजें रिटर्न में काउंट की जाती हैं, पर्सनल लाइफ में प्रोमिसेस वर्बल चलते हैं। तो आपका लिखा पढ़ी होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न होना चाहिए जब आप उससे बात करो। और आपको यूज करना है सॉफ्ट रिमाइंडर 1, फिर लिखना है आपको रिमाइंडर 2, और फिर लिखना है आपको फाइनल रिमाइंडर 3। तो जब तक आप ये वाला सिस्टम और स्ट्रक्चर यूज नहीं करोगे अपनी टीम के साथ में या दूसरे लोगों के साथ में, और खासकर कि पेमेंट के टाइम पे, तब तक आप इससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे, ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। फिर हमने बात की थी कि जब आप कंपनी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कंपनी स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 लेयर्स का आपको ध्यान रखना है हमेशा। पहला, रोल्स का, कि आपकी उस कंपनी में कौन है जो उसको डू करेगा, डूअर कौन है, उसको रिव्यू कौन करेगा और उसको ऑडिट कौन करेगा। डूअर मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है,
किसको रखा गया है उस काम को करने के लिए। दूसरा, रिव्यूअर मतलब जवाबदेही किसकी है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है और कौन जवाबदेही है। तो जिम्मेदार हो गया डूअर और जवाबदेही होगी अगले बंदे की। तीसरी होगी हमारी ऑडिटर, यानी कि आप किससे एडवाइस ले सकते हो, किससे कंसल्टिंग कर सकते हो। जैसे कि इसका एग्जांपल दूं, मेरे ऑफिस के अंदर क्लीनिंग होना, बाथरूम को ठीक रखना, है ना, मेंटेन करना हाइजीन को, इसकी जिम्मेदारी बनती है मेरी हाउसकीपिंग टीम की। उसको चेक कौन करता है, मेरा सेंटर इंचार्ज यानी कि वंदना, जो सेंटर मैनेजर है। उसके अंदर कोई सुझाव चाहिए, कोई दिक्कत है या उस तरीके से चीजें हो रही उसके लिए ऊपर कुछ काम करना है, तो जो सीनियर है यानी कि प्रियंका है, वो एज ए ऑडिटर काम करती है। अब अगर कोई क्लाइंट आया, उस क्लाइंट को ऑफिस दिखाना है, उसको समझाना है, तो जिम्मेदारी बन गई वंदना की। बट वो क्लाइंट क्लोज होना चाहिए, उसको पूरी नॉलेज जानी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी होगी प्रियंका की। और हमारा सिस्टम पूरे अच्छे से मैनेज होना चाहिए, सेंटर प्रॉफिटेबल रहना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई एडवाइस कंसल्टिंग लेनी है तो वहां पे मेरा रोल आ जाता है। तो आपके बिजनेस के अंदर 3 लेयर का सिस्टम 100% बना होना चाहिए। इसके बाद हमने बात की थी आप लोगों के साथ में, हाँ, ये वाला बिल्कुल प्योर माल है जो बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया था, इसको कवर करते हैं। आप लोगों को मैंने सिखाया था, बताया था कि 2 कोर प्रॉब्लम सेल्स की क्या थी। याद है आपको ये वाली क्लास, कि हमने बात की थी कि कोर प्रॉब्लम सेल्स की 2 ही हैं। और कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरीके का नेचर हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, हर बंदे के लिए प्रॉब्लम है लीड्स को लाना और उसका कन्वर्जन कर कर जाना। और इससे रिलेटेड मैंने कहा था आप अपना डॉक्यूमेंट बनाओ और इसके ऊपर खुद लिखो कि भाई आपके पास क्या क्या सोर्सेज हैं लीड लाने के, और क्या क्या सोर्सेज किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 कोर प्रॉब्लम है ऑपरेशंस की, क्या है, सिस्टम्स को सेट करना और उनको ऑटोमेट करना। तो जैसे मैंने सेल्स की बताई, ऐसे ही ऑपरेशंस की या एडमिन डिपार्टमेंट की जो आपके पास है, उसकी भी 2 कोर प्रॉब्लम है। एक है सिस्टम्स को सेट करना और दूसरा उसको ऑटोमेट करना। और ऐसे ही 2 कोर प्रॉब्लम है एचआर की, 2 ही है। पहला हायरिंग करना और दूसरा उसको रिटेन करना। तो ज्यादा बड़ी सी बेसिक्स पे अगर आप काम कर लो तो बहुत बड़ी सी कार्रवाई नहीं होती बिजनेस को चलाना। बिजनेस के बेसिक ही लोगों के टूटे हुए हैं, सेल्स का बेसिक टूटा हुआ है, ऑपरेशन का बेसिक टूटा हुआ है और एचआर का बेसिक टूटा हुआ है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हम हायरिंग की बात कर रहे हैं और रिटेनिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका प्रॉपर आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, सिस्टम बनेगा। जैसे हायरिंग की हमने बात की कि 2 प्रॉब्लम है एचआर डिपार्टमेंट की, बेसिकली हायरिंग एंड रिटेनिंग। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पहले भी मैंने आपसे बात की थी, कि क्या कोका कोला कंपनी आचार्य मोहन गुप्ता जी जो हैं या जो रामदेव जी हैं, उनको हायर करेंगे? एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताओ मेरे को, एज ए ब्रांड एम्बेसडर या एज ए कंपनी पॉलिसी, क्या उनको वो हायर करेंगे अपनी कंपनी में? आओ जी, आप हमारे साथ जुड़ जाओ। चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ ताकि पता लग जाए। कुछ लोगों का पिछली बार रिप्लाई नहीं आया था, तो अब की बार आ जाएगा। क्यों? उनको पता है इस चीज के बारे में हायरिंग के टाइम में, क्योंकि उनको पता भी है हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ में इसका हिसाब किताब मैच नहीं होता। तो क्या आपको आपकी वैल्यूज पता है? क्योंकि अल्टीमेटली आपके अंदर एक चुंबक है, वैल्यू सिस्टम मतलब आपके अंदर एक चुंबक है ना, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिनके साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होता है। और ये हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज कि भाई आप अपना खुद का एक वैल्यू सिस्टम बिल्ड करो। और उसी वैल्यू सिस्टम को कैसे जज करोगे दूसरों के अंदर, उसको परखने की काबिलियत लेकर आओ। क्योंकि एज ए ज्ञान तो आपको पता है कि भाई आपको आपकी टीम में कैसे लोग चाहिए, जिनको आप हायर करोगे कुछ क्वालिटीज आप देखोगे ना, उन क्वालिटीज को जज कैसे करोगे वो मायने रखता है यार। जैसे आपने कहा कि यार मेरे को ऑनेस्ट लोग चाहिए अपनी कंपनी के अंदर, हाँ ठीक है, कैसे पता लगेगा ऑनेस्ट हो? क्या आपके पास मैकेनिज्म है, क्या आपके पास स्ट्रक्चर है जिससे आपको पता लगेगा कि ये इंसान ऑनेस्ट है या नहीं? तो देयर आर मैनी वेज जिससे आप किसी की ऑनेस्टी को चेक कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप देख सकते हो, है ना। जैसे एक तरीका क्या है, आपको लगता है कि कोई इंसान आपके पास है, आप अपने किसी दोस्त यार जो आपका है, रिक्रूटमेंट फर्म चलाता है, उससे उसको कॉल करा दो कि जी आपके जैसे बंदा रहता है लेट सपोज जनकपुरी, और काम करने जाता है वो नोएडा, तो उसको कॉल करा सकते हो।
कि सर एक तिलक नगर में कंपनी है, एमएनसी आ रखी है, और आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, आपका सीवी अपडेटेड है मेरे पास में, तो आपको अगर 18,000 रुपये मिल रहे हैं उस बंदे को, या 20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप उसको सैलरी ऑफर कर सकते हो कि जी 25,000 रुपये सैलरी है, लेकिन 6 महीने आपको पहले करना होगा, और 6 महीने बाद आपका जो कन्वर्जन है वो 20 की जगह 25 पे हम कर देंगे। यानी कि करंट से ऊपर की पॉसिबिलिटी दे रहे हो, उसको एक अच्छा सा भविष्य दिखा रहे हो। वो बंदा कह रहा है जी ठीक है, और आप स्पेसिफिकली उस बंदे को ये कह रहे हो, अपने एचआर दोस्त को जिसके साथ कह रहे हैं कि भाई ये इंटरव्यू जो तेरे को लेना है ना, ये लेना है मंडे या ट्यूसडे को, और आपने पहले अपनी टीम को अनाउंस कर रखा है भाई मंडे ट्यूसडे कोई नहीं जाएगा, हम ट्रेनिंग करेंगे, और वो बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है, कोई बहाना ये देकर जाएगा ना, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ऑनेस्ट है या नहीं है। तो यानी कि आपके पास कई सारे तरीके हैं, बट वो तरीके जज करने के क्या आपने बना रखे हैं? आपने कहा स्मार्ट हार्ड वर्किंग होना चाहिए बंदा। भाई ठीक है, कैसे आपको पता लगेगा स्मार्ट हार्ड वर्किंग है या नहीं है? आपको कह रहे हो कि जी वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आपको कैसे पता लगेगा? आपने ज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लिया, क्या रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, स्मार्ट हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, क्या आपको पता जज कैसे करोगे? क्योंकि हर इंसान कहता है कि मैं तो रेस्पॉन्सिबल हूँ, हर इंसान कहता है कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ। चोर भी, जितने लोगों ने घोटाले कर रखे, क्राइम कर रखे हैं, वो भी तो अपने आप को ऑनेस्टी बोलते हैं। आप ही तो कोई मैकेनिज्म लाओगे ना जिससे आप जज करोगे। तो मेरा सिर्फ आपको ये बताना है, ये समझाना है कि आपकी हर चीज रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तभी वो मजा देगी, क्रिएट करेगी। और एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए क्या है, लर्न हाउ टू हैंडल ए टीम एंड असाइन टास्क। तो आप जब रिक्रूटमेंट की बात करते हो, जब हायरिंग की बात करते हो, एचआर डिपार्टमेंट की बात करते हो, तो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज बड़े मायने रखते हैं कि आपको जरूर पता होना चाहिए कि टीम को हैंडल कैसे करना, उसको टास्क कैसे असाइन करना है। यानी कि वही वापस से बात आगे जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, फर्स्ट बी क्लियर विद द रोल गोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी। दूसरी, रेडी है, डेली वीकली मंथली रिपीट टास्क की लिस्ट, चेकलिस्ट बनानी है, एसओपी बनानी है, इसके ऊपर हमें काम करना है। अब मैं आप लोगों से, बड़ा प्यारा टॉपिक है ये वाला, लर्न दी बॉसेस टू रूल्स। एज ए बॉस आपको ना दो रूल सीखने, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेस्ट बनाना चाहते हो, टीम को अगर हैंडल करना चाहते हो, तो दो रूल के बारे में आपको 100% पता होना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में यही रूल लोगों को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने मिक्स कर रखी है दोनों की दोनों लाइफ। तो अगर आप ये रूल सीखना चाहते हो, तो जिन्होंने पिछली बार रिप्लाई नहीं किया था चैट बॉक्स में, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत क्या होती है, मुझे नितिन भाई के अलावा ना कोई चेहरा दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे ना उसी से ये लगता है कि हाँ भी आप सारे अलाइन हो, क्योंकि कई बार ना ऐसा हो जाता है इंसान सो जाता है, तो चेहरे दिखते रहेंगे तो पता लगता रहेगा कि लोग हमारे साथ हैं। तो दो रूल जो है ना, ये सच में बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही मजेदार हैं। आपको सीखने कैसे हैं? पहला है, लुक फॉर द रिजल्ट्स, नॉट फॉर द एफर्ट्स। आपको एज ए बॉस, एज ए सीनियर, एज ए प्रोफेशनल लाइफ, आपको हमेशा रिजल्ट पे फोकस करना है, ना कि एफर्ट्स पे। यानी कि आपके लिए आपकी टीम के प्रति क्या होना चाहिए, डोंट शो मी एफर्ट, शो मी रिजल्ट्स, क्योंकि पर प्रोफेशनल लाइफ में रिजल्ट मैटर करते हैं। एक काम जो दिया था वो कंप्लीट करना था, बस यही आपका काम था। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, कि पानी नहीं आया मीन्स काम नहीं हुआ। ऑफिस में मेरे एक दिन है ना पानी नहीं आया, पानी की जिम्मेदारी किसकी थी? हाउसकीपिंग की। वो मेरे को कारण बता रहे हैं कि भाई ऐसा था वैसा था। अरे नहीं आया मतलब नहीं आया, दिक्कत उसके ऊपर एक्शन लो ना। मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, एसी अगर ठंडा नहीं करना कर रहा, तो मीन्स काम नहीं हो रहा ना वो। आप कह रहे चला दिया मैंने एसी, उस एसी का करोगे क्या चला के? वो ठंडा ही अगर नहीं कर रहा है। आप कह रहे हो जी मैंने तो कर दिया अपना काम, अरे काम कब हुआ? जब हुआ जब उससे वो रिजल्ट आया जिसके लिए वो काम करा जा रहा है। तो एसी क्यों चलाया जा रहा है? ताकि रूम ठंडा हो जाए। वो ठंडा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब काम नहीं हो रहा है ना। तो आपको ये बारीक लाइन की ना अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। हम बहुत बार हमारे आसपास के लोग जो होते हैं ना, अपने एफर्ट्स को काउंट कराते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे भी यहाँ लिखा हुआ है, कि आपको इंसान के जो एफर्ट्स है ना, वो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में अप्रिशिएट करने हैं, ना कि प्रोफेशनल लाइफ। बताना क्या चाह रहा हूं, योर एफर्ट शोज योर इंटेंशन,
बट योर रिजल्ट शोज योर परफॉर्मेंस। आपका जो टीम मेंबर है आपको आके अपने एफर्ट्स को काउंट करा रहा है, तो वो आपको अपनी इंटेंशन बता रहा है कि देखो मेरी इंटेंशन तो थी सर, मैंने किया ना ये काम। बट उससे काम नहीं चलता, व्यापार उससे नहीं चलता। व्यापार किससे चलता है? रिजल्ट से। और रिजल्ट कहाँ से दिखती है? आपकी परफॉर्मेंस से। यार ये परफॉर्मर है या नहीं है, या ऐसे ही बैठा हुआ है, या इसने भीड़ बढ़ा रखी है आपके साथ में। तो पहला रूल क्लियर आप लोगों को कि एज ए बॉस आपका थॉट, आपका जो विचार है, आपका जो इंटेंट है, दैट हैज टू बी ऑलवेज टूवर्ड्स द रिजल्ट, नॉट टूवर्ड्स द एफर्ट्स। दूसरी जो चीज निकल कर आती है, वो क्या निकल कर आती है कि एंड इन प्रोफेशनल वर्ल्ड रिजल्ट मैटर्स नॉट द एफर्ट। क्लियर हो? एज ए बॉस यू एक्सपेक्ट एम्प्लॉई, बंदा आएगा वो रिजल्ट देकर जाएगा। हर बॉस, हर ओनर, हर सीनियर क्या चाहता है कि यार मेरी टीम में बंदा आएगा और क्या देकर जाएगा? रिजल्ट। तो यही तो आपका मकसद है ना, उस बंदे को रखने का, हायर करने का। यही तो आपकी प्योर इंटेंशन है। बट कैसे, वो मायने रखता है ना। तो दूसरा जो रूल आता है वो क्या आता है? रिजल्ट नहीं आ रहे तो फाइंड आउट द रियल इशू। कि अगर किसी इंसान की, जो आपकी टीम में है, आपके साथ जो जुड़ा हुआ लोग, अगर वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा जो हमें चाहिए, तो क्या इशू है? वो रियल इशू फाइंड आउट करो। इशू दो ही होते हैं। पहला होता है विल इशू, और दूसरा होता है स्किल इशू। तो आपको ये देखना है कि जिस बंदे को मैं अपनी टीम में रखे हुआ हूं और वो एफर्टफुल है, और वो अपने एफर्ट लगा रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है जो मुझे चाहिए, तो उसका विल इशू है या स्किल इशू। और फिर आपको इन दोनों ही के ऊपर काम करना है। यानी कि अगर किसी के, आपको विल इशू को इम्प्रूव करना है, तो विल इशू इम्प्रूव होता है प्यार से और मार से। आपके सिस्टम के अंदर मैकेनिज्म होना चाहिए एप्रिसिएशन का, एक्नॉलेजमेंट का, और पनिशमेंट का भी। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मोटिवेशन आपको मूव ऑन कराते हैं। जैसे कि आप अगर हेलमेट नहीं पहनकर जा रहे हो तो चालान कटता है, तो एक नेगेटिव इमोशन है, फियर का इमोशन है। बट ये भी काम करता है लोगों के लिए। पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव मोटिवेशन काम करता है। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? अगर किसी की विल नहीं है, तो विल के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है? प्यार से और मार से। और अगर किसी के अंदर स्किल नहीं है, तो स्किल को इंप्रूव कर सकते हो आप सिस्टम से, स्ट्रक्चर से, एसओपी बना के, चेकलिस्ट बना के, ट्रेनिंग्स देकर उस बंदे को। तो आपको सिर्फ यही दो रूल याद रखने हैं एज ए बॉस। पहला, आपका फोकस होना चाहिए किसके ऊपर? उसके रिजल्ट्स पे, ना कि एफर्ट पे। क्योंकि एफर्ट से इंटेंशन दिखती है, उसकी विलिंगनेस दिखती है, यार ये कोशिश तो कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। अब आपका जो घर चलेगा उसके एफर्ट से नहीं चलेगा। आपका घर किससे चलेगा? आपका घर चलेगा रिजल्ट से। आप वहीं का तो धर्म निभा रहे हो, वही तो कर्म करने जा रहे हो ना ऑफिस में। तो अब आपने देखा अरे बंदा ना एफर्टफुल है, इसकी इंटेंशन है, तो इसके अंदर विल इशू है या स्किल इशू। तो आपको आपके सिस्टम, प्रोसेसेस को इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि आप उसके विल को और स्किल को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ अपने स्ट्रक्चर में करते रहो, कुछ ना कुछ इंप्रूव करते रहो साथ में। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? अब आपको उसको स्किल इंप्रूव करने हैं उसके। तो वो इंसान कह रहा है जी मेरे को ना स्विमिंग करा दो, या डांसिंग करा दो, या इंग्लिश लर्न करा दो। तो ये भी तो स्किल है। तो स्किल को इंप्रूव करा दो। तो एज ए कंपनी, क्या आप इस पे फोकस लगाओगे, इस पे दिमाग लगाओगे? करा दो, ये भी तो स्किल है, ये भी तो एक लर्निंग है। थोड़ी सी बात करेंगे अब ना, रुकेंगे, चर्चा करेंगे। थोड़ा प्यारा सा टॉपिक है, पार्टिसिपेटिव करते हैं। तो भाई आपने देखा कि आपकी टीम, आप सब लोगों के पास एक दो मेंबर होंगे, चार मेंबर होंगे, या आगे चल के मेंबर आएंगे, क्योंकि हमारा गाइड के अंदर यही प्रॉमिस होता है कि भाई आप एटलीस्ट एक पीसी जरूर हायर करो, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा था। आपकी रोटी से ज्यादा महंगी है, बट आप लोगों को हायर ना करके आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हो। ये हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में बात की थी।
तो मैं अब आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, बातचीत करना चाह रहा हूँ कि कोई बच्चा आपकी टीम में वो कह रहा है जी मैं डांसिंग सीख लेता हूँ या स्विमिंग सीख लेता हूँ, आजकल गर्मियाँ आ गई हैं, तो ये भी तो एक स्किल है, तो क्या आपको इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए? क्या सीखने के लिए? तो वो हमारे वो फायदे का नहीं है ना, हमारे काम नहीं आएगा। काम नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात बोली राहुल भाई ने कि भाई आप ये देखो कि आपका जो टीम मेंबर है जिसको आपने हायर किया हुआ है, उसको जो स्किल दे रहे हो वो आपके सिस्टम के लिए, आपकी कंपनी के लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं। यानी कि जो उसके की रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया है, आपको उससे रिलेटेड स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उसके उसके ह्यूमन इंटरपर्सनल स्किल्स के फॉर्म नहीं करना है कि भाई तू स्टॉक मार्केट सीख ले, है ना, हाउ टू बी ए गुड ट्रैवलर ये वाली सीख ले, वो उसकी लाइफ अपने आप सीखता रहेगा, देखता रहेगा फ्री टाइम में। आपको तो स्पेसिफिकली अपने सिस्टम के अंदर पता होना चाहिए मेरे को टीम को क्या सिखाना और कैसे सिखाना। आपको आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए एक दिन फोकस करना चाहिए हाई प्रोडक्टिविटी डे पे। आपकी टीम को पता होना चाहिए कि भाई एज ए कंपनी हमारा सिस्टम है, ट्यूसडे को या थर्सडे को या वेडनेसडे को जो भी आपको दिन लगता है, उस दिन सब मिलकर फोकस करेंगे काम पे, हर घंटे में रिपोर्ट करेंगे, इस घंटे क्या किया जी, इस घंटे क्या किया जी, इस घंटे क्या किया, है ना। तो आपको आपके सिस्टम एंड प्रोसेसेस बनाने होंगे। आपको फोकस करना होगा टीम को लेके कि टीम, योर टारगेट शुड बी टू बिल्ड ए चेकलिस्ट एंड इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट, कि आपकी टीम का फोकस होना चाहिए, आपका भी फोकस होना चाहिए कि एज ए कंपनी आपको एक पूरी इंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट बनानी है। कैसी? कि हाउसकीपिंग की चेकलिस्ट होनी चाहिए, पेंट्री की चेकलिस्ट होनी चाहिए, ऑपरेशंस की होनी चाहिए, अकाउंट्स की होनी चाहिए, एचआर की होनी चाहिए, या प्रोडक्शन आपकी कंपनी में उसकी होनी चाहिए। जितने भी काम लिखते हो उनकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। भाई टाइमिंग की क्या पॉलिसी है, अटेंडेंस की क्या पॉलिसी है आपकी, सैलरी कब मिलेगी, कितनी कटेगी, क्या बेनिफिट कंपनी और देती है, कैसे देती है, क्या कंपनी एक्सपेक्ट करती है, क्या चीज आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती है, कि आप कंपनी की मेंबर्स की बैक बाइटिंग नहीं कर सकते टीम के अंदर रहकर। आपके बारे में पता लगा तो वन, पहला वार्निंग होगा, दूसरा आपके लिए एलिमिनेशन होगा। तो आपके दिल में, आपके सिस्टम में, आपकी कंपनी में जितने भी रूल रेगुलेशन पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी चीजें आपके पास कैसे होनी चाहिए, लिखी हुई डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर हो गया जी? अभी होनी तो चाहिए, मैं आपको बताऊं। तो एक बात पूछूं आपसे। हाँ जी पूछो ना। सर आपने कहा कि हमें ना एक दिन हाई प्रोडक्टिव डे बनाना चाहिए, ट्यूसडे थर्सडे। हम्म। आपने बताया हम मार्केटिंग वाले या किसी के साथ भी हम ये डे बना सकते हैं हम। तो ये हमें क्या फिक्स करना बहुत जरूरी है कि ट्यूसडे या थर्सडे करें? क्या हम रैंडमली नहीं कर सकते कि हम वैसे ही, मतलब कि आज हमारा प्रोडक्टिव डे है, मतलब कि अगर उनको पता होगा कि ट्यूसडे और थर्सडे को प्रोडक्टिव डे है, तो उसमें वो अपना वर्किंग दिखाएंगे, और बाकी दिन तो वो नहीं दिखाएंगे प्रॉपर, क्योंकि उनको पता है कि भाई ट्यूसडे थर्सडे को करना है, वो सारा प्रोग्राम उसी दिन प्लान करेंगे। इसमें ना ये थॉट है पंकज भाई कि एक दिन 100% फिक्स करना होगा, ताकि एज ए कल्चर, एज ए सिस्टम पूरी कंपनी को बता रहे भाई आज तो ना मैं हर घंटे में कुछ ना कुछ करना है ना। तो ये एक स्किल है, मतलब हर घंटे में काम करने वाला क्या होता है, एक स्किल बिल्ड हो जाता है इंसान के अंदर कि प्रोडक्टिव आवर्स कैसे निकलते हैं। जब उसके अंदर वो स्किल आ जाता है और वो इंसान विलफुल है, तो वो उसको हमेशा करता रहेगा। आपने स्किल दे दिया बट उसकी विल ही नहीं है तो कहां से कर लेगा? हाउ टू से नो एक स्किल था, मैंने आपको दे दिया ना पिछली बार, जी। राधा जी, आशीष जी, सर्वेश भाई, विनोद जी, पिछली बार दिया ना। बट आप लोगों में से कितनों ने प्रैक्टिस करी? तो यानी कि विल इशू आ गया ना यहाँ पे, स्किल का इशू कहाँ है? तो मैंने तो नॉलेज दे दी। तो आपको जो देखना होगा, ये देखना होगा अपनी टीम में से, यही तो हमें ऑब्जर्व करना है ना कि आपने जिन लोगों को बैठा रखा है कि भाई आप उनको स्किल दे रहे हो, उनको समझा रहे हो, बता रहे हो, अगले का विल इशू ही नहीं है। तो विल इशू नहीं है तो विल कैसे इंप्रूव होती है, कोई बता सकता है? हाउ वी कैन वर्क ऑन द विल पार्ट? अगर आपको एक ह्यूमन की विल के ऊपर काम करना है तो आपको किस तरीके का सिस्टम और स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा? नेचुरली तो वो बताएगा ही मुझसे कि कि आज मैंने ये करना है, मुझे कुछ भी वर्क अपना शेड्यूल बताएगा।
वो हम्म। प्लान तो बताएगा ही अपना कि मुझे ये करना है, मुझे आगे ये करना है, मुझे इतने ऑर्डर्स प्लान करने हैं, मुझे कुछ भी एक्टिविटी करनी है। हम्म। भाई वो अपनी विल ही दिखाएगा भाई। स्किल तो बात की बात है, विल तो ऐसे तो दिखाएगा वर्बली विल या के पे ऊपर जब ऑन शीट पे। हाँ पंकज भाई, विल के ऊपर जब काम किया जाता है ना, विल के ऊपर काम किया जाता है प्यार से या मार से। आपकी कंपनी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन होना चाहिए। मैंने आप लोगों को स्किल दे दिया हाउ टू से नो, आप में से किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस नहीं करी तो उसका मीनिंग नहीं थी ना आपकी। आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज थे, जी मैं तो यहाँ बिजी था वहां, अरे रोज लोगों से मिल रहे थे तो आपकी अवेयरनेस में होता तो क्रिएट कर देते। बट मैं आपको ये बोल देता उसी दिन कि भाई 1-1 लाख रुपए लूंगा मैं आप लोगों से, अगर आपने 10 लोगों को ना नहीं कहा अगले 3 दिन में और उन लोगों के नाम नहीं देखे। तो आप में से किसकी हिम्मत हो सकती थी 10 लोगों को ना ना कहने की? खाली वो कोई भी हो सकता है ना, भेजते ना ग्रुप के अंदर कि भाई ये 4 दिन में रोज के 1-1 2-2 लोगों को मैंने ना कीजिए लिस्ट रही। क्यों? क्योंकि लाख रुपए लगे हुए थे, है ना। या मैं आपके साथ ये वाली बात करता जो अभी कर रहा हूँ कि भाई आपकी नियत ही नहीं है, आप कह रहे हो जोगिशर सिखा दो हम सीख लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये जो मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ये कौन सी कन्वर्सेशन है, बता सकता है कोई? मार वाली कन्वर्सेशन। हाँ। मैं आपको बिल पे काम कर रहा हूँ, आपको आपको एहसास दिला के यार ये क्या बात है तुम्हारी। मैं इतने दिल खोल के ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं पे। तो हमेशा जब भी आपको विल पे काम करना है तो आपको या तो पॉजिटिव या नेगेटिव सिस्टम और स्ट्रक्चर 100% होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार इस बंदे की मैं स्किल के ऊपर काम करूं या इसकी विल पे काम करूं। 70 to 80% ह्यूमंस विल की वजह से रुकते हैं, स्किल की वजह से नहीं रुकते। क्योंकि एफर्टफुलनेस जो होती है ना, एफर्टफुलनेस वो विलिंग होती है। स्किल तो इंसान धीरे धीरे सीख ही लेता है, बट करने की चाहत जो होती है ना वो मायने रखती है। तो आपके कंपनी के अंदर सिस्टम जरूर होना चाहिए पंकज भाई कि एक दिन लोगों को आप हाई प्रोडक्टिविटी डे डिक्लेयर करो हर घंटे में, कि भाई आपको ना हर घंटे में लिखना है। आप वाइट पेपर पेन ले लो या डायरी ले लो, 9 बजे से 10 तक क्या किया, 10 से 11 क्या किया, 11 से 12 क्या किया, हर चीज को लिखो। आपने अगर यूट्यूब भी देखा वो भी लिखो। आपसे कोई मिलने आ गया फोन पे आप गपशप कर रहे हो वो भी लिखो। इट हैज टू बी रिटर्न एंड एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी कैलकुलेटेड, ताकि आप रात को जाते हो कैलकुलेट कर सको कि यार इसमें से कौन कौन सा सोई था, कौन सी चीजें में हटा सकता था। अरे यार ये ना यूट्यूब वाली चीज हटा सकता था। अरे ये जो बंदा आ गया था ना मिलने ऑफिस में, इससे 1 घंटे की जगह आधे घंटे में निपटा सकता था। तो जब तक आप रिव्यू नहीं करोगे आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो हाई प्रोडक्टिविटी डे आपके लिए आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक स्किल है जो धीरे धीरे उनकी विल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आपने तो सिखा दिया ना, तो वो नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब उसकी विलिंगनेस नहीं है। तो विलिंगनेस नहीं है फिर वापस से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को ना अभी क्या बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं ना अपनी वाईसी कंपनी का जो हमने सिस्टम बनाया है ना पिछले कुछ समय से हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको दिख जाए कि हम कर क्या रहे हैं, किस तरीके से ये मेरी टीम हाई प्रोडक्टिविटी कर रही है, कैसे उनको रिमाइंडर आना सीख हो गया है। क्योंकि पहले तो उनको भी तो नहीं आता था ना, ये सारी चीजें भी मैंने बिल्ड करी उनके साथ में। तो अब आप हो जाओ तैयार, आपको मैं खोल के दिखा रहा हूँ अपना कंप्लीट व्यापार। ठीक है जी। तो हम गूगल ड्राइव पे है जी हमारा। ये रहा है। हमने एक पर्सन को हायर किया जो हमें मदद करी पूरे सिस्टम और प्रोसेस बनाने में। तो उसने एक स्ट्रक्चर बनाया हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जब मैं ओपन करता हूँ तो मेरे यहाँ पे ना 3 तरीके की चीजें दिखेंगी आपको। जब भी आप सिस्टम बनाओगे तो आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। एक आपको चाहिए एक्सेल शीट्स जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी आपको चाहिए वर्ड डॉक्यूमेंट क्योंकि उस पर ज्यादातर चीजें हमें लिखनी होती है। और तीसरा आपको चाहिए पीपीटी जिसमें आपको कुछ प्रेजेंट करना है, दिखाना है, समझाना है। तो इस पूरी स्ट्रक्चर में आपको 3 चीजों का कम्बिनेशन यहाँ पे दिखेगा। तो हमने क्या किया, जितने भी काम होते हैं उन कामों की एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी एज ए कंपनी। तो भाई हम किस किस तरीके से काम करते हैं। जैसे हम कॉलिंग का काम करते हैं क्लाइंट्स में,
क्लाइंट्स की कंप्लेंट कैसे मैनेज होगी, कस्टमर को कैसे डिलाइटेड फील करेंगे, जब क्लाइंट से फीडबैक लेनी है और या कंप्लेंट्स जो आ रही है उनकी एक लिस्ट जो बनानी है, क्लाइंट से जो टेस्टिमनी हम लेते हैं हमारे पास, जो डूज एंड डोंट्स, क्या चीजें क्लाइंट को करनी क्या नहीं करनी, मेलर कैसे जाएंगे, व्हाट्सएप कैसे जाएंगे, वेंडर कौन कौन है हमारे पास में, कौन इलेक्ट्रिशियन है, कौन माली है, कौन कोरियर वाला है, बिलिंग सिस्टम कैसे होंगे। तो जितने भी काम थे वो सारे काम हम लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, और अभी तो इसमें और भी हमें लिखने हैं। और इन कामों को फिर हमने कैटेगराइज कर दिया कि भाई क्लाइंट मैनेजमेंट के कौन से, फाइनेंस एंड अकाउंट के कौन से, एचआर से रिलेटेड कौन से और ऑपरेशन से रिलेटेड कौन से। धीरे धीरे करके हमने स्ट्रक्चर को, सिस्टम को बनाना शुरू किया। फिर हमने असाइन, जिसके ऊपर हम कर रहे हैं कि इन सारे कामों की जिम्मेदारी किस किस बंदे को दे रही है। और यहाँ पे ये हट जाएगा अभी ये वाली लाइन, क्योंकि इस पे तो अभी हम इसको बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे वो लिंक, जिन जिन से रिलेटेड ये ज्ञान वहां है, अगर किसी को डूज एंड डोंट्स देखने क्लाइंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। तो ये है कौन से डॉक्यूमेंट, ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं ये वाले डॉक्यूमेंट है। क्लियर हो गया जी। तो इसमें से मैं एक डॉक्यूमेंट आपको अभी खोलकर दिखाता हूँ। एक था लिस्ट बनाना है, एक पीपीटी, तीसरा क्या था? दोस्त तीन चीजों में बनेंगे, एक बनेगा वर्ड के डॉक्यूमेंट में, दूसरा बनेगा पीपीटी की फॉर्म में, और तीसरा बनेगा एक्सेल की फॉर्म में। तो आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा कंपनी का वो तीन फॉर्म में बनेगा। तीन फॉर्म में बनेगा तो जो जो काम होने हैं वो लिखने शुरू कर दो, ये होना है, 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 ऐसे लिस्ट बनानी शुरू कर दो। जब आप लिस्ट बना दोगे तो उसके साइड बाय साइड उसके डिपार्टमेंट कैटेगराइज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे बिलिंग जो आज जानी है, ये बिलिंग का जो काम होता है ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस का है, फोकस वहां पे होना है इसका, है ना। जैसे एसेट मैनेजमेंट जो काम है ये एचआर का नहीं है, ये भी अकाउंट्स एंड फाइनेंस का है, कि भाई कंपनी के पास क्या क्या एसेट है, क्या क्या माल है, किस तरीके की चीजें हैं, वो सारी किसका काम है, अकाउंट्स का आता है यूज करने के लिए। डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर बने होने चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, डूअर लेवल पे कौन है अपने पास में, डूअर लेवल पे आगे हमारे पास में वंदना, सेकंड लेवल पे। पहले लेवल पे कौन है डूअर लेवल पे, हाउसकीपिंग, यानी कि बंटी, अजीत, प्रमोद, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, क्या क्या टास्क उनके असाइन हो रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे कौन आते हैं, सेंटर मैनेजर, कौन है, सुशील और वंदना। उससे नेक्स्ट लेवल पे कौन है, अगर मैं बात करूं, रिव्यूअर प्रियंका, जो एज ए बिजनेस साइड एज ए को फाउंडर डील कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे कौन है जिसको फोकस कर रहे हैं हम, योगेश्वर एज ए ऑडिटर। तो तीन लेवल डिफाइन कर दिए, उन लेवल्स के हिसाब से कामों को असाइन करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट चीज क्या है, ध्यान से समझना भी, जो भी इंस्ट्रक्शन डेली बेसिस पे हमें लगती है कि यार ये चीज तो एज ए इंस्ट्रक्शन, एज ए रूल दोबारा काम आएगी, तो उसको क्या कर लोगे, लिख लो। पहले वाली लाइन कोई पढ़ सकता है मेरे लिए। अगर योगेश्वर सर या प्रियंका मैम किसी मीटिंग में हाफ आवर से ज्यादा हैं तो उनके पास जाके उनके पास जाकर जानबूझकर उठा दे किसी बहाने से। तो क्या समझ में आया आप लोगों को। कि आपकी जो प्रोडक्टिव मीटिंग है या हर इंसान की जो प्रोडक्टिव मीटिंग है वो आधे घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। जो मीटिंग्स हम करते हैं ना जनरली, जब लोग आ जाते हैं मेरे साथ में, तो जो मुद्दा है ना करक्स है, वो आधे घंटे में कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद तो बातें चल रही है। तो आपको देखना पड़ेगा ना किसके साथ बातें करनी, किसके साथ नहीं करनी है। भाई अब मेरा प्यार पंकज के साथ है या नवीन के साथ है, कोई ऐसा बंदा, तो उसके साथ मैं बैठा रहूंगा। बट बहुत सारे लोग आते हैं ना मेरे से मिलने, तो बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो मेरी टीम को अवेयरनेस है कि भाई जिस बंदे के साथ मैं बैठा हूँ वो आधे घंटे बाद जाएंगे और बोलेंगे सर आपकी ना एक मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उसको अभी इनिशिएट करें या टाइम लगाओगे। तो ये कहने का मतलब क्या है, कह मेरे को रहे हैं लेकिन समझ में किसको आ रहा है, दूसरे इंसान को समझ में आ रहा है कि इसकी एक और मीटिंग होने वाली, कंप्लीट करो यूज करने के लिए। और अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं 10 मिनट बाद करेंगे, तो मेरी टीम को इंडिकेशन है अब दोबारा नहीं आना है। और अगर मैं बोलता हूँ 2-3 मिनट में शुरू कर रहे हैं, तो उस टीम को पता वापस से आना है पूछने के लिए, क्योंकि 2-3 मिनट फ्री कराना है इसको यूज करने के लिए। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो डेली बेसिस पे आपके दिमाग में आती, क्या करना है आपको, इन इंस्ट्रक्शंस को लिखते रहना है, हर चीज को आपको लिखते रहना है, क्योंकि माइक्रो इंस्ट्रक्शंस और सिस्टम्स को आपको बिल्ड करना है। क्या लिखा हुआ है, रेगुलर एरिया के दोनों डोर बंद होने चाहिए। आप अगर कभी मेरे ऑफिस में आओ
तो मेरे ऑफिस में अंदर जाने के दो रास्ते हैं, एक जो क्लाइंट्स बैठते हैं उस तरफ से, और एक एंट्री करते ही। तो टीम को क्या इंस्ट्रक्शन है कि भाई क्लाइंट जब आता है तो वो वाला ना दरवाजा बंद होना चाहिए, उसको एकदम से मेरा घर नहीं दिखना चाहिए अंदर तक, क्योंकि खुला है दरवाजा, दिख रहा है ना कौन क्लाइंट बैठा नहीं बैठा, प्राइवेसी कहाँ है, इस तरीके से। तो आप सारी इंस्ट्रक्शंस को लिखना शुरू करोगे। इन इंस्ट्रक्शन को फिर आप कैटेगराइज करोगे कि भाई ये इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है, क्लाइंट हैंडलिंग से रिलेटेड है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, किस एरिया से रिलेटेड है, तो ये कहाँ चली जाएगी उस शीट में, जिस शीट की अब हम बात कर रहे हैं। ये दो शीटें क्लियर होगी आप लोगों को। तीसरी जो शीट आती है, अब आती है उन बंदों के काम, जैसे मेरी हाउसकीपिंग के क्या है। तो हाउसकीपिंग के जो जो काम हम लिखते चले गए, भाई डेली बेसिस पे क्या करेगा, ऑफिस आते ही और ऑफिस से जाते ही क्या करना उसको। पहली इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई है, हिट स्प्रे करना जरूरी है। वो बीच में करते रहते थे, 12 बजे 1 बजे मैं ऑफिस आता था, क्या कर रहा हिट स्प्रे कर, अरे भाई क्लाइंट आ चुका है, मैं थोड़ा करेगा तू। तो सर वो क्लाइंट कह रहे थे कि थोड़ी बदबू आ रही है ना, थोड़ा मच्छर काट रहे हैं। भाई ये रात को जाते वक्त करना है तेरे, या सुबह आते जब क्लीनिंग कर रहा है तब करना है, उसके अलावा नहीं करना है। तो क्या किया, ये हर चीज को लिखा गया है उसके लिए कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और कैसे लिखा गया, हिंदी में लिखा गया ज्यादातर काम, ये करना है, ये करना है, सारी चीजें लिखी उसके अंदर में ना। बोल्ड क्या कर रखा है, मोबाइल फोन वाइब्रेशन पर होना चाहिए सारी टीम का, या हेडफोन यूज करोगे। ऑडियो चीजें जो उन्हें धीमे आवाज में होनी चाहिए, किसके लिए, क्योंकि हाउस कीपिंग के लड़के कई बार सुनते थे, तो लिख दी वो चीज भी। ऐसे ही नीचे अगर आओगे तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ पेंट्री से रिलेटेड, ये वाला सारा। पेंट्री में क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे सर्व करना है आपको, कैसे दिमाग लगाना है, सारी चीजें यहाँ पे लिख ली गई। तो हाउसकीपिंग की क्या एसओपी है, क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, वो सारे के सारी चीजें डिफाइन करती। मैंने एक दिन नोटिस किया, जब मैं पेंट्री में गया, लंच टाइम पे ना ढेर लग जाता है बर्तनों का। तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने लिखवा दी कि रोज 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में दोबारा आपको बर्तन साफ करने हैं, क्योंकि क्लाइंट खाना खा रहा है, वो रख रहा है, तो ढेर लगा हो तो उसको लग रहा है ना अनहाइजीन लग रहा है, क्या इतने सारे बर्तन लगे हुए हैं। तो मैंने नोटिस किया, आते ही मैंने इंस्ट्रक्शन शीट में लिखवा दिया। तो इंस्ट्रक्शन शीट से वो चीज कहाँ चली गई, कहाँ लिखवाई थी मैंने उसको, इंस्ट्रक्शन शीट में। वहां से उठकर कहाँ चली गई, वो जिस बंदे से, जिस डिपार्टमेंट से, जिस जगह से रिलेटेड वो वहां पहुंच गई। तो सिप सिप कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अब तक क्या समझ में आया। कोई भी शेयर करना चाहे। सिस्टम स्ट्रक्चर सर बनाने और अपनी टास्क लिस्ट जो भी होने हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखनी है। पहले तो एक जगह लिख लेंगे, फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन से रिलेटेड है, कौन सा अकाउंट से, फाइनेंस से है, या कौन सा मेरे से रिलेटेड है, या XYZ जो भी जिस भी बंदे से रिलेटेड है वो उसको करके, और फिर उसका डूअर लेवल जो है वो सेट कर देंगे। यस, डूअर लेवल सेट करने के बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी लगाएंगे, और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जो है फिर अपने आप को चेक करेंगे, जो ऑडिटर टाइप होगा, मतलब ऑडिटिंग करेंगे वो हम ही होंगे ऑब्वियसली, बिजनेस ओनर ही करेगा अभी इनिशियल स्टेज पे। तो यस, बिल्कुल सही कहा। तो हम ये कह रहे हैं कि डेली बेसिस पे जो भी विचार आ रहे हैं ना, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी आप कराना चाहते हो, लिखो, रोज उसको लिखो। काम भी अगर आप किसी को असाइन करते हो वो भी लिखो। भाई मैं गया वॉशरूम में, सॉरी पेंट्री में, मैंने रखा, मैंने देखा पूरा ढेर लगा हुआ, तो दिमाग में एकदम से आया ना कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी इम्प्रूव। वंदना के पास गया, वंदना बोले इंस्ट्रक्शन शीट में लिख लो 1:30 से 2:30 के बीच में हाउसकीपिंग टीम एक बार पूरे बर्तनों को क्लीन करेगी, ना कि 4 बजे। 4 बजे तक तो भंडार लग जाता है ना। उसने लिख ली। उसके बाद उसने उसको उठा के कहाँ लेकर चली गई, वो हाउस कीपिंग जो डूअर है उसकी शीट में लेकर चली गई। क्लियर हो गया। अब जो डूअर के पास चला गया, तो इस लिस्ट को, इस पूरी लिस्ट को जो बन रही है हाउस कीपिंग की लिस्ट, इसको चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है, वंदना की। तो हाउस कीपिंग की चेकलिस्ट को चेक करना है, ये काम किसका है, वंदना का है और सुशील का है। तो अगर हम नेक्स्ट लेवल पर जाएं तो यहाँ पे क्या निकल कर आ गया, यहाँ पे निकल कर आ गई दूसरी शीट, जिसमें मैंने क्या लिखा कि भाई वंदना तेरा फोकस एरिया क्या है इस बार, किसके ऊपर फोकस कर रही है तू। ये 5 चीजों के ऊपर वंदना को फोकस करना है। जैसे हम टारगेट लेते हैं, ऐसे मेरी टीम की 5 टारगेट हैं जिसके ऊपर उसको फोकस करना है। केपीआई क्या है, कि मुझे कैसे पता लगेगा कि तू काम कर रही है। केपीआई का मतलब क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मुझे तेरे से क्या रिजल्ट चाहिए,
तो यहाँ पे रिजल्ट की वो बात नहीं हो रही कि तू मेरे लिए बिजनेस ला। मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए कि भाई तू रोज क्या हाउसकीपिंग की चेकलिस्ट 3 बार चेक कर रही है, तू टाइम पे ऑफिस आ रही है, क्या रोज तू 5 से 7 लोगों को फोन करती है, क्या रोज तू कम से कम 10 लोगों को इंस्टाग्राम पे लिंक्डइन पे रिप्लाई करती है। तो ये मेरे क्या है, वो केपीआई है जिसको रोज चेक करती है, और इसकी स्कोरिंग वो ग्रुप में पोस्ट करती है मेरे जाने से पहले, जो हमारा 4-5 लोगों का ग्रुप है, कि भाई आज का स्कोर क्या है उसका। तो उसके टोटल काम अगर 10 है, 12 है, 15 है, तो उस 15 में से क्या उसका स्कोर लेकर निकल कर आया। और इसके नीचे लिखे हैं उसके वीकली काम, कि वीक में काम होना है। जैसे उसका वीक में काम पता, उसको पक्का पता हमारी डीप क्लीनिंग होती है सैटरडे को। तो डीप क्लीनिंग के लिए उसका उसके स्ट्रक्चर में लिखी हुई चीज है। अब जो जो मैंने उसको ट्रेनिंग दे रखी है कि भाई उसको मैंने ये सिखा रखा है, ऑफिस कैसे दिखाते हैं, डायरी कैसे मैनेज करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सारी चीज उसके अंदर लिखी हुई। ये नहीं कह सकती सर ये नहीं पता, क्योंकि मैंने लिखवाई ट्रेनिंग दे रखी है भाई इसकी। जो नोट्स बना रखे वहां से क्रिएट करो। अदरवाइज ट्रेनिंग का भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, कहाँ पे ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है हमारा सारा सारा जो हमने बनाया है। ये सारी उसको बातें कर रखी है हमने कि भाई हर ट्रेनिंग में हमने क्या बात की, क्या समझ में आया, वो लिखो। ये नीचे वो सारे काम हैं, अभी तो इसके काम और बढ़ जाएंगे कि डेली क्या क्या करती है वो, कितने काम उसके पास डेली बेसिस के। ये धीरे धीरे कर देखोगे, छोटी से छोटी चीज हमने लिख ली, ये लगभग उसके काम कितने हो गए, 40 के आसपास। वॉशरूम की चेकलिस्ट को चेक करना है, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स को बढ़वाना है, किसी ना किसी को पकड़ के बात करनी है कि जी करो करो, इंस्टाग्राम पे कमेंट करने हैं, तो क्या उसके डेली के काम है। ये उसकी केपीआई नहीं है। आप नोटिस करो, इस केपीआई में से मैंने वो चीज निकालनी, ये तो पक्का करनी है, और ये भी अगर कर देगी तो बहुत अच्छी बात है। क्लैरिटी मिली आपको। वीकली क्या क्या काम है, तो अगर आप देखोगे ये वीकली की उसके कामों की एक लिस्ट बनी हुई है, कम से कम 20-22 काम। मंथली या जो इंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड, या मंथ में जो एक बार होने वाले काम है वो कितने हैं, ये रहे। तो वंदना से रिलेटेड सारे काम आ गए, ऐसे ही सुशील से रिलेटेड काम आ गए, ऐसे ही प्रियंका से रिलेटेड काम आ गए कि प्रियंका को किस किस चीज पे फोकस करना है, क्या क्या चीजें उसके साथ होने वाली है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि आपको जितने भी काम हो वो लिखते चले जाना, फोकस करना, लिखते चले फोकस करना। नेक्स्ट क्या है आपके लिए, एक बनेगी चेकलिस्ट। किस चीज की चेकलिस्ट बन रही है, मेरी हाउसकीपिंग की चेकलिस्ट है ये, कि भाई कितने लोगों को हाउसकीपिंग से मजा आया। तो क्लाइंटों से जाके फीडबैक लेते हैं, कितने क्लाइंट होने चाहिए, कम से कम 10 लोगों से वो साइन करा के लेकर आएंगे, ताकि वो एक्सपीरियंस बता सके कि उनको कहीं वॉशरूम में कोई दिक्कत आई, खाने के ऑर्डर में कोई दिक्कत आई, किसी तरीके से उनको कोई और दिक्कत आई, तो उस रेटिंग दे दो। रेटिंग क्या है जी, 10 में से देनी। नीचे लिखा हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन शीट को पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा इंस्ट्रक्शन शीट को, साइन कौन करेगा, सुशील या वंदना, कि डेली बेसिस पे 10 लोगों से रेटिंग करा के लानी है। अगर रेटिंग 7 या 7 से कम है तो सीनियर उस बंदे से जाके बात करेगा, और इस शीट का स्कोर, क्योंकि वीकली रिपोर्ट है, हर वीक में इंसेंटिव और रिवार्ड होगा। जिसका वीकली स्कोर ज्यादा होगा, क्योंकि 4 हाउसकीपिंग के लड़के हैं, यानी कि 2 फ्लोर हो गए हमारे, एक लोअर ग्राउंड फ्लोर, एक ऊपर फ्लोर, 2 लोग ऊपर मैनेज करते हैं, 2 नीचे। तो जिसका स्कोर ज्यादा होता है, तो सैटरडे या मंडे की मीटिंग में उसके लिए ताली बजाई जाती है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसके लिए कोई ना कोई छोटा मोटा फोकस किया जाता है। ये होगी किसकी चेकलिस्ट, अपनी क्लीनिंग की। ये होगी डीप क्लीनिंग की, डीप क्लीनिंग वाले दिन क्या क्या करना है। ऐसे जितने वेंडर्स हैं उसकी लिस्ट है हमारे पास, कौन कौन लोग हैं, कारपेंटर कौन है, कुरियर वाला कौन है, कहाँ से हमारी स्टेशनरी आती है, उन लोगों की लिस्ट होगी। ऐसे जो लाइटें हैं हमारे यहाँ पे, स्विच हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 30 के आसपास स्विच है, किस स्विच को ऑन करने से कौन सा ऑन होता है, कौन सा नहीं होता है। ये इंटरनेट की आईडी, जो क्लाइंट आते हैं ना हमारे यहाँ पे, कि उनका इंटरनेट यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, योगेश्वर का क्या है, किसी दूसरे का क्या है, ताकि सबको पता रहे कोई बंदा आया तो उसको अगर कनेक्ट कराना है, कैसे कनेक्ट कराना है। ये क्लाइंट की फीडबैक, किस किस क्लाइंट ने क्या क्या फीडबैक दी, क्या क्या वो बता रहा है। ये क्लाइंट की टेस्टिमनी, कि भाई कौन कौन से फीडबैक आ रखे हैं और किस किस एरिया पे आ रखे हैं हमारे पास में, और किस तरीके की है। नेक्स्ट चीज जो आपको दिखा रहा हूं मैं, एक और चीज दिखा देता हूँ, ये वाला, ये बड़े काम की आप लोगों को, इसको देख के बड़ा मजा आएगा।
अब कंपनी के अंदर 3 लेवल की ट्रेनिंग होती है, तो हमने वो 3 लेवल की ट्रेनिंग डिफाइन की। एक तो वो जो नई ज्वाइनिंग को आते ही ट्रेनिंग देनी है, एक वो ट्रेनिंग जो रेगुलर बेसिस पे होनी है, एक वो ट्रेनिंग जो हाउसकीपिंग से रिलेटेड होनी है। तो नई ज्वाइनिंग की जो ट्रेनिंग होनी है वो लिख ली भाई, पहले दिन बंदे को क्या क्या कराना है, दूसरे दिन क्या कराना है, तीसरे दिन क्या कराना है, लिख लिया सारा। जो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग होनी है अपने साथ में, यानी कि स्किल एनहेंसमेंट की होनी है या बिजनेस से रिलेटेड होनी है। स्किल एनहेंसमेंट में क्या है कि हाउ टू से नो, हाउ टू इंट्रोड्यूस, कैसे एक्नॉलेज करना है, स्किल है उसकी, पर्सनैलिटी है। और कौन सी होनी है, ज्यादातर ट्रेनिंग होनी है उसकी जो हमारी केपीआई केआरए वगैरह सारी बने हुए हैं उससे रिलेटेड। हाउसकीपिंग की क्या होनी है, ग्रूमिंग की। तो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो मैंने ट्रेनिंग देता हूँ अपनी टीम को, उसके टॉपिक कहाँ पे हम लिखने शुरू कर रहे हैं, इस शीट में। भाई आज क्या सिखाया, ये सिखाया, तो उसको कहाँ लिख दो ले जाके भाई, शीट में लिख दो कि इसकी ट्रेनिंग हुई थी, इसके बारे में सिखाया गया। तो अगर आज मैंने सिखाया तो तुम्हें भी आगे सिखाना पड़ेगा, तो सिखाना पड़ेगा तो वहां लिख दो। तो 3 तरीके की ट्रेनिंग को कैटेगराइज किया और वहां पे भेज दिया। और एक लास्ट ब्रह्मास्त्र है जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत मजेदार है जी। और मैं कह के कई बार बता चुका हूं कि इसको पूरा लिख लो आप अपने पास में हर चीज। तो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, स्पेस, कोवर्किंग स्पेस की बायर जर्नी के पाथ क्या है। तो कैसे क्लाइंट आएगा, क्या बोला जाएगा, किस तरीके से उससे क्रिएशन होगा, वो सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। लीड कैसे आती है हमारे पास में, मेलर कैसे जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख ली। तो हमने क्या बना दिया कि कोई बंदा नया आया तो उसको हमने स्टेप बता दिया कि कंपनी चलती कैसे है, ऐसे चलती। तो इसकी और डिटेल चाहिए कि जी कोवर्किंग क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, ए कैटेगरी क्लाइंट कौन है, हमारे क्लाइंट की नीड एंड डिजायर क्या है, कोई बंदा हमसे क्यों खरीदे, हमारे ही कोवर्किंग को क्यों खरीदे, है ना, कि हमारी यूनिक फैसिलिटीज क्या है, पीसीबी। एक सेकंड, वाई बाय नाउ, पी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सक्सेस स्टोरीज है वो क्या है, कंप्यूटर क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन क्या है, कि क्या क्लाइंट हमसे बार बार पूछता है, क्या उसके ऑब्जेक्शंस हैं, यानी कि वो हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई क्या आपके यहाँ पे लिफ्ट चलती है, व्हीकल की पार्किंग कहाँ है, कब कब खुला रहता है, किस तरीके से। तो ये उसके क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार पूछता है। ऑब्जेक्शंस क्या क्या होते हैं उसके, ये प्राइस से रिलेटेड है कि प्राइस से रिलेटेड बात करेगा तो क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने लिख दी है। डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करना है, लिखो ना। जब बार बार हो रही है चीजें, लिख के खत्म कर दो, क्या दिक्कत है उसके अंदर। जैसे ये ऑब्जेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ, क्लाइंट क्या बोलता है जी, आपका प्राइस तो बहुत महंगा है, आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं तो खुद एक स्टार्टअप हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे पास तो अभी टीम भी नहीं है, मेरे को कुछ प्राइस दे दो, है ना। वो बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू ट्राई एज ए टीम, मैं पूरी टीम के साथ ट्राई करना चाहता हूँ, ट्रायल ऑफर मेरे को मत दो, मेरी पूरी टीम को दे दो, तो 3,000 वाला, है ना। आई गोट अदर रेट फ्रॉम अदर जगह से मेरे को मिले हैं, मेरी टीम मेंबर को कहीं और से मिला है ना। या इसमें लिखा था, हाँ ये रहा, आई नो ओनर, मैं योगेश्वर को जानता हूँ, क्या मेरे लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा। आपके यहाँ का ना वेंटिलेशन नहीं है, आपके यहाँ बहुत कंजेस्टेड स्पेस है इस ऑफिस का, तो ये ऑब्जेक्शन है उसके, इच्छा नहीं है, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है किसी चीज को लेके। तो सारी चीज हम क्या करें इसके अंदर लिख रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखो 2 कोर प्रॉब्लम, उन 2 कोर प्रॉब्लम की जो हाउ टू गेट लीड्स का पूरा ज्ञान लिखा हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट द लीड्स वो भी ज्ञान लिखा हुआ है। ऑफिस दिखाने की स्क्रिप्ट क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली स्टेप क्या है, वो स्माइल के साथ क्या बोलेगा स्टैंडिंग पोजीशन में, है ना, किस तरीके से बात करेगा वो लिखा हुआ है इसके अंदर उसने। जब वो सेकंड स्टेप क्या है क्लाइंट के साथ बात करने का, थर्ड स्टेप क्या है जहां पे वो बात कर रहा है, जब उसने ऑफिस दिखा दिया, फोर्थ स्टेप ऑफिस शो करने का, फोर्थ स्टेप क्या है, किस तरीके से बात करेगा, वो सारी चीज लिखी है। आई विल शो माई ऑफिस फर्स्ट देन विल डिस्कस द प्राइस, यानी कि बंदा पहले ऑफिस दिखाएगा फिर प्राइस की बात करेगा। तो प्राइस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का रोल यहाँ आता है जो उसको बताना है। तो ये सारी चीजें मैंने क्या की है, डॉक्यूमेंट की है, यहाँ पे लिखी है। तो आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक लास्ट चीज और दिखाता हूँ जिसमें आपको और मजा आ जाएगा। आप है ना मेरे साथ में, कुछ वैल्यूएबल चीज बता रहा हूँ। सर यस यस।
यस हाँ जी हाँ जी हाँ यस जी। सर डेफिनेटली। अरे इंद्रिया खोल के लाइन है सर। अब जैसे ना मेलर कितने जाते हैं, ये 10 तरीके के मेलर जाते हैं मेरी कंपनी में। भाई लीड जनरेशन मेलर जाते हैं, फर्स्ट डे ट्रायल का जाता है, 30 डेज का उसने ऑफर ले लिया वो जाता है, प्रपोजल्स जाते हैं उसके पास में, जब उसने ज्वाइन कर लिया हमारी तो वेलकम मेलर जाएंगे, पैसे नहीं दे रहा तो रिमाइंडर मेलर जाएंगे, पेमेंट के इनवॉइस जाएंगे। तो ये तो 10-12 थे। अब लेट सपोज उसको लीगल नोटिस वाला मेलर भेज रहे हैं कि भाई तू हमारा क्लाइंट नहीं है लेकिन हमारा एड्रेस यूज कर रहा है, तेरे कोरियर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं हमारे पास में। तो ये जो मेलर है, इस ये पूरा मेलर यहाँ पे है, आप देखो अगर उसको पूरा मेलर पढ़ना है मेरी टीम को तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई तेरे को सिर्फ क्लाइंट का नाम और कंपनी का नाम चेंज करने, कहानी मैंने पूरी लिख दी कि भाई जीएसटी डिपार्टमेंट में भेज दूंगा, तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, लॉयर ये पहला नोटिस है तेरी तरफ से, कंपनी का नाम हटा ले अपनी वेबसाइट से, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। तो जो मैं उसको कहना चाह रहा था वो सारी बात मैंने कहाँ लिख दी, इसके अंदर लिख दी ना। अब टीम को ये वाली चीज लानी है तो यहाँ पे है, टीम को उससे वाले ऊपर पे जाना तो यहाँ पे है। तो हर चीज को हमने क्या कर दिया है, हर चीज को हमने डॉक्यूमेंट कर दिया है। जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि एक तो आपको पता रहेगा कहाँ है, दूसरा नया बंदा जो आ रहा है उसको आपको हफ्ते में 2 बार, शनिवार या सोमवार या मंगलवार, कोई भी 2 दिन फिक्स कर लो, अपनी टीम को इसी की ट्रेनिंग देनी है आपने, यही चर्चा करनी है बस। जब मैं मैकडोनल्ड्स में था वो एक ही चर्चा करते थे, पैटी कितनी गर्म होगी, कितना तेल डलेगा, कैसे बिन होगा, ऐसे खोलोगे, ये करोगे, रोज भाई कराते रहते थे। तो यार क्या ड्रामा है, बट मेरे को समझ में आया क्योंकि उनके पास जो लोग होते थे 10वीं 12वीं या कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट बच्चे, उनको यही ट्रेनिंग देते थे, ज्यादा ज्ञान नहीं देते थे। बस इतना ही, क्लाइंट आएगा तो ये बोलना है, ऐसे करना है, उसके अलावा उनको पता ही नहीं रहता था, है ना। तो झाड़ू भी हम मारते थे, पोछा मारते थे उसमें अपने उस एरिया में, वो भी हमें सिखाया जाता था, ऐसे 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 ऐसे। तो भाई साहब हमें भी हर चीज को लिखना है, हर चीज को क्रिएट कराना है, ताकि आपका सिस्टम स्ट्रक्चर वो बन सके जो आप बना रहे हो। नहीं तो अभी हम बंधवा मजदूर की तरह काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, और उसी पे फोकस है। तो ये मैंने अपना सिस्टम स्ट्रक्चर दिखा दिया, और 2-3 टॉपिक और हैं बड़े प्यारे प्यारे से, पूरी जान लगा रहा हूँ मैं आपको ना ये समझाने के सिखाने के लिए कि भैया बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हो, इस मेहनत वाले काम का स्ट्रक्चर बना लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस सारी चीजों के स्ट्रक्चर, हाँ। अब क्या सीखना है और क्या चीज टीम को सिखानी है, एज ए बिजनेस ओनर आपको क्या क्या चीजें सीखनी है और क्या क्या चीजें आपको आपकी टीम को सिखानी है। यानी कि सजेस्टिव लर्निंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वो चीजें जो आपको लगता है कि आप अपनी टीम को सिखा सकते हो और फोकस कर सकते हो। पहली चीज तो 100% आप ट्रेनिंग एंड लर्निंग में रहो। एज ए बिजनेस ओनर अगर आप चीजों को नहीं सीख रहे हो, ट्रेनिंग्स में नहीं जा रहे हो, लर्निंग ले रहे हो, तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। यानी कि आप अगर जा रहे हो उसका मतलब एक काम तो आपने अच्छा कर दिया, बट उसके साथ साथ आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपने अपना ही समय खराब किया है, अपने दिमाग को एक्स्ट्रा नॉलेज से, एक्स्ट्रा नॉलेज इंफॉर्मेशन से भर लिया है, जिसका कोई फायदा नहीं। कि आई नो, मुझे पता है कि कैसे नो कहा जाता है, लेकिन मैं सीखूंगा नहीं कैसे करना, उसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। एंड चेक कौन कौन से टास्क आप आउटसोर्स कर सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो। सारे काम खुद नहीं करने आपने, या तो आउटसोर्स कर दो, बाहर किसी एजेंसी को दे दो, या डेलीगेट कर दो, अपनी टीम को असाइन कर दो। अब जो रिप्लाई करने हैं उस पे, सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, मैं थोड़ा बैठ के करूंगा। मैंने टीम को सिखा दिया ये 4 बातें बोलनी होती है, ऐसे ऐसे करके बोलनी होती है, वो ऐसे भेजते हैं, सारी चीजें वही क्रिएट करते हैं। तो है क्या वो चीजें, सबसे पहली चीज, आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, बट अकाउंट्स का काम आपको आउटसोर्स कर देना चाहिए। नॉलेज पक्का रखो। हाउ टू ड्राइव ए कार, आपको ड्राइव करना आना चाहिए, लेकिन ड्राइवर रख लो ताकि आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको। ऐसे आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया की नॉलेज होनी चाहिए, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब क्या काम करता है, कैसे क्रिएट करता है, वो सारी चीजों के बारे में, ये भी आप आउटसोर्स कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव डिजाइन्स कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, बट ये 100% आपको आउटसोर्स कर देना चाहिए। जैसे मैं अपना कंटेंट लिखता हूँ, जैसे आज एक क्रिएटिव बनकर आएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, तो उसका कंटेंट मैंने ही भेजा था, बट उसको डिजाइनिंग का पार्ट किसी और को देता हूँ, मैं खुद दिमाग नहीं लगाता। पहले मैं खुद करता था कैनवा पे, अब नहीं करता, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता।
हाई प्रोडक्टिविटी टूल्स जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वो आपको खुद सीखने हैं, आपको आपकी टीम को भी सिखाने हैं। जैसे गूगल ड्राइव कैसे यूज होता है, फॉर्म्स कैसे बनते हैं, शीट्स कैसे काम करती हैं, क्या पावर पॉइंट है, क्या एडवांस एक्सेल है। वन नोट जो मैं यूज करता हूँ, बहुत सारे लोगों को रेकमेंड करता हूँ, हर माइक्रो लैपटॉप के अंदर वन नोट होता है, वन नोट यूज करना स्टार्ट करो। माइंड मैप कैसे काम करता है। तो जितने भी हाई प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं उसको खुद सीखना है, अपनी टीम को भी आपको सिखाना है। सेल्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, टेलीकॉलिंग कैसे होती है, प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, मेलर कैसे राइट करने, कैसे रिप्लाई करने, ये वाली नॉलेज या इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। प्लस आपको लीडरशिप स्किल्स, हाउ टू हैंडल, मेंटेन कल्चर, पर्सनल इश्यूज को कैसे डील करना है, नेगोशिएशन स्किल्स जो है, कॉन्फ्लिक्ट जब हो जाती है, जब दो बातों में आपस में सामंजस्य में, तो उसको कैसे फोकस करना है, कैसे बात करनी है, कैसे असर्टिव कम्युनिकेशन करना है, ये स्किल्स आपको खुद सीखने हैं। स्टॉक ट्रेडिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी आपको एज ए बिजनेस ओनर पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, कि इंश्योरेंस क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट क्या होती है। एक्सपर्ट बेसिक से मत बनो, किसी और से कराओ, जरूरी थोड़ा ना आप एजेंसी का कोड खुद लोगे, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है उससे करा लो, बट आपको पता हो जो अगला बंदा बात कर रहा हो वो क्या बात कर रहा है, रिलेटिवली आप लोगों। ऐसे ही नाउ यू सजेस्ट व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, इसका आंसर मैं अभी इसके बाद लूंगा आप लोगों से। आपके पास एज ए एचआर डिपार्टमेंट कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। सबसे पहले आपका ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर, ऑनबोर्ड करने का, इंडक्शन करने का होना चाहिए कि भाई जब कोई बंदा आया तो उसको क्या कराऊंगा मैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। दूसरा, मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड ट्रेनिंग, आपको यही ट्रेनिंग देनी है आपको उसको बार बार। मेरे फीचर्स क्या है, मेरे बेनिफिट क्या है, कैसे क्लाइंट को डील किया जाता है, कैसे काम असाइन किया जाता है। जो टेक्निकल अगर आपका काम है, स्किल बेस्ड अगर काम है, तो स्किल कैसे इंप्रूव होगा, आपके सॉफ्टवेयर, आपकी मशीनें, आपके टेक्नोलॉजिकल पार्ट कैसे किस तरीके से रिलेट करते हैं, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग आपकी कंपनी के अंदर होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स और सेल्स या कस्टमर हैंडलिंग की चीजें आपकी ट्रेनिंग में जरूर होनी चाहिए। अगर आप टीम हैंडल करते हो तो उसके ऊपर फोकस करना होगा आपको। साथ में आपको फोकस करना पड़ेगा लीडरशिप, जैसे कि मैंने अपनी टीम में लोगों को लीडर बनाया, वो खुद क्रिएट करते हैं। जैसे लास्ट वीक मेरे यहाँ पे लाइट चली गई थी, कुछ आग वाग लग गई थी, मुझे पता भी नहीं था, पूरी टीम ने खुद हैंडल किया। और उस दिन प्रियंका भी ऑफिस नहीं थी ना, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, बट वहीं से उसने मैनेज कर लिया। मुझे अगले दिन आके पता लगा कि मुझे दिखा मेरी टीम के अंदर लीडरशिप स्किल है, वो खुद मैनेज कर रहे हैं सारी चीजों को। आपको उसको कम्युनिकेशन स्किल्स की, हेल्थ एंड वेल बीइंग की ट्रेनिंग जरूर आपको आपकी टीम को देनी चाहिए, कि वो हेल्दी रहें, स्ट्रेसफुल रहें, मेंटल लेवल पे स्ट्रांग रहें, है ना, फिजिकल लेवल पे फिट रहें, इसकी ट्रेनिंग पक्का क्रिएट करनी है। प्लस साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, क्योंकि आजकल हर बंदा इंटरनेट यूज कर रहा है ना, पासवर्ड चोरी हो जाते हैं, तो इनकी उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे प्राइवेसी मेंटेन करनी, कैसे चीजें टेक ऑन करनी है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो, बोल के भी बता सकते हो, जो बोल सकते हैं, कि आपको क्या क्या लगता है कि कौन कौन सी ट्रेनिंग एज ए बिजनेस ओनर आपको आनी चाहिए, और कौन कौन सी ट्रेनिंग आपको लगता है आपकी टीम को भी पता होना चाहिए, कौन से ऐसे स्किल्स हैं, कैसी नॉलेज है। कैन यू पार्टिसिपेट विद मी। हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों से तो सुनना जो चाहता आपने हूँ, बताया, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी नॉलेज, कौन कौन से स्किल, कौन कौन सी ट्रेनिंग एज ए पर्सन आपके पास होनी चाहिए, और ये लगता है कि ये वाली नॉलेज मेरी टीम के पास भी होनी चाहिए। जी। तो जितनी भी ट्रेनिंग्स बताई हैं सारी आनी चाहिए हमें ना, कुछ बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। कुछ तभी एड ऑन नॉलेज आप बताओ जो मैं मिस कर गया हूँ, ताकि मैं उसको स्ट्रक्चर में डाल सकूं, बिकॉज नाउ आई एम पार्ट विद ए ट्रेनिंग कंपनी, तो मुझे वहां पे भी वो ट्रेनिंग्स बनवानी है। हमें 30 से 35 ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ पे। पर मेरे ख्याल से ना डॉक्यूमेंट बंदा कम पड़ता है, और उसको विजुअलाइज किया जाए वीडियो के उसमें फॉर्म में अगर दिया जाए, एक एनिमेटेड उसमें, हम्म, मतलब ये होगा एडवांस लेवल का, बट क्या है कि उससे उसको क्लिक जल्दी आएगा, क्योंकि हमारे माइंड में ना पिक्चर जल्दी बनती है। हम्म, हम्म, nice। सर अगर मैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करूं तो 5S एक वो होता है जापानीज, मतलब सब ये होगा कि हाँ, भाई सारी चीजें अपनी प्लेस पे होनी चाहिए, उसको सस्टेन करना चाहिए 5S करके, बल्कि अब तो 6S हो गया, सेफ्टी भी आ गया उसके अंदर। तो हम्म, उसकी ट्रेनिंग मतलब हर जगह
यहाँ तक कि ड्रॉअर में भी कुछ भी स्टेशनरी का सामान भी रखा है तो वो प्रॉपर तरीके से रखा हो कि हमें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो एकदम से मिल जाए। कि ज्यादातर स्टाफ का ही होता है कि भाई कोई भी चीज ली और कहीं पे भी रख दी, जब जरूरत पड़ी है तो सारे में ढूंढ रहे हैं, 10 मिनट वेस्ट कर रहे हैं, तब जाके मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी नहीं पता। तो उसको 5S और 6S ट्रेनिंग कहते हैं और वो हर जगह एप्लीकेबल होती है। वो ट्रेनिंग एक मिसिंग है आपकी। गॉट इट। क्योंकि मेरा आइडिया सिर्फ समझने का ये है आप लोगों को कि भाई जो आप बता रहे हो इन सारी ट्रेनिंग्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि लाला तो मेहनत कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर सर पे पड़ी है, उसके साथ जो टीम है ना वो मेहनत नहीं कर रही है। तो एज ए को फाउंडर ह्यूमन विदाउट गोल्स वी आर टेकिंग दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम टीम को भी चीता बना देंगे। अगर 20 से ज्यादा लोगों की टीम है कहीं पे तो उसके स्किल्स एनहेंसमेंट का जिम्मा हम ले लेंगे। जी राधा, आप कुछ कह रहे हो? हाँ, मुझे लगता है एक ये भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जैसे कि कोई हमें बैड रिप्लाई करे, मतलब क्लाइंट गुस्सा है या मैनेजर डांट रहा है या हमसे कोई गलती हुई इसलिए हमें कोई बोल रहा है या हमारी गलती नहीं भी है तो भी हमें कोई बोल रहा है, तो ये केस कैसे हैंडल करनी चाहिए, उस टाइम क्या रिप्लाई देनी चाहिए, वो भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत 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 बढ़िया, शुक्रिया। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया जो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ सारी चीजें, इट इज नॉट ए वन डे जॉब। आप अपने ऊपर प्रेशर मत लेके आओ कि मेरे को अभी करना है, इसके लिए 1 साल लगेगा, क्योंकि आप एक बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, आपको समय देना पड़ेगा इसको बिल्ड करने के। तभी मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, समझाता हूँ कि भैया जो हमने 1 ईयर हैंड होल्डिंग प्रोग्राम लेके आए ना एज ए गाइड प्रीमियम क्लब, जहाँ पे हम फोकस करा रहे हैं आपके साथ में कि एटलीस्ट आप जुड़े रहो, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो। कि भाई आप साथ जुड़े रहोगे, पीछे से फोकस रहेगा तो सिस्टम स्ट्रक्चर सारी चीजें बन जाएगी। नहीं तो एज ए नॉलेज, जैसे पिछले हफ्ते मैंने हाउ टू से नो की नॉलेज दी थी, आप लोगों को आ गई उसकी अवेयरनेस ज्ञान, बट वो खून में नहीं आई। तो खून में लाने के लिए पीछे से कोई ना कोई एज ए मेंटोर, कोई ना कोई कल्चर, कोई ना कोई एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हम इन चीजों की सारी की शेयरिंग कर सके, जिसके ऊपर हम बात कर सकें। तो लेट्स रिवाइज वट वी हैव लर्न एंड डिस्कस। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जो भी आपको क्लैरिटी या ज्ञान मिला है आज, और इस क्लैरिटी से जो जो आपको एक्शन पॉइंट मिले कि भाई ये काम मेरे को करने हैं, ये 100% आप, क्योंकि आप में से ना बहुत सारे लोग करते नहीं है, आप ना हाथों हाथ इसको ना एज वॉइस नोट ग्रुप में छोड़ दो। वॉइस नोट छोड़ने के ना 2-3 फायदे होते हैं। एक तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से चीजें निकल के आ जाती है, मैंने ये सीखा है। दूसरा, दूसरे बंदे को अवेयरनेस मिल जाती है। और तीसरा, मुझे आप में ना पार्टिसिपेशन का पता लगता है कि हाँ ये बंदा ना बातें मानता है, ये पार्टिसिपेटिव है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि चलो क्रिएट कर रहे हैं। तो अब कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ चीज़ों की शेयरिंग है जाते जाते। 11 जून से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं और मुझे आप लोगों की 100% सपोर्ट चाहिएगी। आप अपने पास में कच्ची लिस्ट बनाना शुरू कर दो, या जो आपको लगता है ना इसको मैं बुलाना चाहता हूँ उसका नाम आप मेरे को भेजना शुरू कर दो अपनी तरफ से कि भाई ये बंदा है सर, आप इससे बातचीत कर लो, इस बंदे को बुलाया जा सकता है। तो जिस बंदे को आप बुलाना चाहते हो उसको एक मैसेज भेजना है। वो मैसेज मैं अभी हाथों हाथ आपको भेजने वाला हूँ। उस मैसेज में आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है, उस बंदे का, और वो पूरा का पूरा मैसेज भेज दो, वो अपने आप में कंप्लीट है। और वो बंदे का नाम नंबर आप मेरे को दे दोगे तो काम हो जाएगा। तो 26 तारीख को और 2 तारीख को संडे को हम 2 बजे से लेकर 6 बजे तक 6 घंटे की वर्कशॉप करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग तो 100% उसको रिवाइज करो ही करो, जैसा कि नवीन भाई बार बार बोलते हैं कि जब रिवाइज करते हो तो ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं, है ना, क्योंकि हम दोबारा से इन चीजों को क्रिएट करेंगे, ज्ञान वाले कैप्सूल को क्रिएट करेंगे। अदरवाइज आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को भी देख सकते हो। प्लस मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगले बैच में हमें जान लगानी है। अगर आपको इस गाइड प्रोग्राम से वैल्यू नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि यार ये तो सच में अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सारी अच्छी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो ये अच्छाई सिर्फ आपको अपने तक नहीं रखनी है, आपको आपके सर्कल के 2 4 5 10 लोगों को बुलाना है, उनको समझाना है कि भैया बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, तो पहली क्लास अटेंड कर ले। 300 रुपये लगेंगे पहली क्लास के, घर बैठे बैठे अटेंड करनी। अगर तेरे को लगे कि बंदे में दम है, उसके प्रोग्राम में दम है, तो आगे की तरफ टेक ऑन कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम तो पहली क्लास में दिल खोल के समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, क्योंकि पहली क्लास एज ए टीम मेंबर
एज ए स्टूडेंट, एज ए ओनर, एज ए एम्प्लॉय, हर एक के काम की है। आप लोगों ने अटेंड की ना, हर चीज बंदे को सीखनी चाहिए। हाउ टू मैनेज डायरी, हाउ टू मैनेज पेन, कैसा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए। तो मेरा सिर्फ आप लोगों को यही कहना है कि आप अपने सर्कल के लोगों को अवेयरनेस देना स्टार्ट करो। नाउ हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। किसी का कोई डाउट और क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो रह सकता है। और जिसका कंप्लीट हो गया है, थैंक यू सो मच आज आने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। जी, अब बात कर लेते हैं, किसी को कुछ पूछना हो। यस, मुझे एक बात पूछनी है। हमने सैटरडे को डिसाइड किया था कि हम बड़ी को कॉल करेंगे। वो चेन कहाँ ब्रेक हो रही है, वो जानना था। देखो, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज बोली राधा आपने। जो हमने 8 लोगों का बड़ी सिस्टम बनाया है, आप अगर अपना धर्म निभा दोगे तो आपको पता रहेगा, आप अगले को ही बता दोगे भाई मैंने अपना धर्म निभा दिया, तूने किया क्या। तो अगले को पुश मिल जाता है, क्योंकि एज ए हमें ना हमेशा पुश चाहिए होता है सर आगे। इसके अंदर सर ये चीज पूछनी है कि मतलब जैसे मैं मान लीजिए पंकज जी का अकाउंटेबिलिटी हूँ, तो मैं उन्हें कॉल करूँ या वो मुझे करेंगे? मतलब दोनों साइड से पूछना चाह रहा हूँ मैं कि नेक्स्ट भाई को अब कौन करना है आपको, आपके पीछे कौन और आपके आगे कौन है। सर मेरे ऊपर वो हैं, डॉक्टर साहब हैं, हाँ, तो डॉक्टर हेमंत साहब जी। आपको धक्का लगा रहे हैं। हाँ, आप मैं वही पूछ रहा हूँ ना, तो डॉक्टर साहब, अब अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि जी डॉक्टर साहब कॉल करेंगे मे बी, ठीक है। हाँ और डॉक्टर साहब कह रहे हैं यार राहुल का कॉल आएगा तो मैं बात कर लूंगा। हाँ ऐसे ही मतलब पंकज जी के साथ में और मेरे साथ में, मान लीजिए मैं, पंकज जी सोच रहे हैं राहुल जी का कॉल आएगा तो बात करेंगे। फर्स्ट डे उन्होंने कॉल करा भी था, खुद ही कॉल करा था पंकज जी ने, बात भी हुई थी हमारी। और फर्स्ट डे मैंने ही डॉक्टर साहब को भी कॉल करा था बहुत बढ़िया। उनके कॉल तो के बाद, लेकिन उसके बाद वो चेन ब्रेक हो गई जैसे राधा जी ने कहा। हाँ, तो है ना, बड़ा अच्छी चीज है ये, आप समझना। एक है रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी अकाउंटेबिलिटी, है ना। डॉक्टर साहब का आपको फोन करना इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका राहुल भाई को, सॉरी पंकज भाई को फोन करना इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अब वो इंसान अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। आप खुद फोन कर लो डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आपका फोन नहीं आया भाई साहब, एक हम्म। बार बात कर लेते हैं। या पंकज भाई आपको फोन कर लेंगे कि राहुल भाई आपका फोन नहीं आया। क्योंकि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों पकड़नी पड़ेगी, तभी आप एक्सट्रीम ओनरशिप ले पाओगे। एक शब्द हम यूज करते हैं, सिखाना चाहता हूँ, एक्सट्रीम ओनरशिप क्या है। जहां पे आप रेस्पॉन्सिबल भी फील करते हो, अकाउंटेबल भी फील करते हो, दोनों चीजों को आप ले लेते हो, तो आप परिपूर्ण हो जाते हो, है ना। रोज शाम को 7 से लेकर 10 बजे के बीच में एक बार हेलो कर लो, भाई क्या कुछ आज किया, क्या रियलाइजेशन रहा, क्या कुछ कल करने वाले हो। सिर्फ इतना ही 2 मिनट की कम्युनिकेशन आपके को अलाइन कर देते, आपको अकाउंटेबल कर देते। ठीक है जी, ये क्लैरिटी मिल गई आपको कि पीछे वाले यस। को आपको धक्का लगाना है, बट पीछे वाला धक्का नहीं लगा रहा, तो आप मुड़ के कह सकते हो ना उसको कि भाई तू धक्का नहीं लगा रहा, तेरा फोन नहीं आ रहा। किसी का कुछ और क्वेश्चन, कंसर्न, डिस्कशन। आज कुछ लोग आ रहे हैं ऑफिस, अगर किसी को लगता है वो आना चाहता है, क्योंकि थर्सडे में हूँ नहीं अपने ऑफिस में, मेरी 2 दिन की होटल चेक इन है, प्लान कर रहे हैं बाहर थिंकिंग में जाने के लिए। तो आज किसी को अगर आना है तो आ सकता है, क्योंकि आज हम हाई प्रोडक्टिविटी डे क्वेश्चन आंसर के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो आज की क्लास, इसको आप पक्का रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि पिछली 2 क्लासेस में डूइंग ज़्यादा है नोइंग के साथ साथ, तो थोड़ा डूइंग पे फोकस करते हैं सारे मिलकर ना। विनोद भाई कुछ कह रहे थे आप। नहीं, बस थैंक यू बोल रहा था जी। अरे सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। थैंक यू ग्रुप में सर। वॉइस नोट छोड़ दो, और अभी आपको मैं बैक मैसेज भेज रहा हूँ जो आपको भेजना अपने दोस्तों को। थैंक यू सर। मैंने